और जहाँ पर बात आती है इस्लामिक स्कॉलर्स की या उलमा की तो थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। ओके। हमारा ताल्लुक एक बहुत ही मॉडर्न फैमिली से था। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक करम हुआ और अल्लाह ताला ने एक लाइफ के अंदर शिफ्ट लेके आए। प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्यों ये डिस्कनेक्ट क्यों है? क्यों मस्जिद का डिस्कनेक्ट स्कूल से क्यों क्यों है? है? अब मदरसे के आप शान देखें, मदरसे ने इंटीरियर सिंध का बच्चा उठाया और उसको उठा के इस्लामाबाद की पोश मस्जिद में उसको खतीब बना दिया, जहाँ पर उसके सामने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आके उसके सामने बैठे हुए हैं। Can you imagine शेखुल हदीस की सैलरी कितनी होगी? कुछ के वालिदैन जो अपने बच्चों का शायद खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं, चलो एटलीस्ट जाके तालीम तो हासिल करें। Okay. ये हमारे आयन के अंदर ये बात मौजूद है। आई हैव माई ओन चेन ऑफ नरेशन, जिसमें मेरी अपनी चेन जो है वो हदीस की सनद जो है वो रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनके लिए क्या फ्यूचर है और ये पैसा कैसे कमा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से? अगर आपके पास विजन है, ओके। अगर आपके पास आप समझ इससे भी है, ज्यादा कमा सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। आपके ख्याल से कौन सा ऐसा चैनल होगा कि जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बी से भी ज़्यादा। बहुत इस तरह की गलत हरकतें करते हैं जिसकी वजह से जो लोग अच्छा काम करने वाले उनको जो है ना वो उसके नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या ये डेली व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन इस्लामी तकाज़ों से हटे बगैर जी जी। अच्छे तरीके से ये की जा सकती है? क्या इसकी गुंजाइश है? मुसलमान पाकिस्तानी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर ऐसा होता है, कमाल है हाय हाय यार, हाय, क्या कमाल है, बात है, क्या कमाल बात करती है। उनका एक एक एक्ट वो एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मुसलमान बड़ी की बात। इब्तदा भी अल्लाह से ही हाय है हाय हाय। और इंतहा भी अल्लाह से ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। आज का पॉडकास्ट मैं हमेशा एक अल्फाज बोलता हूं कि स्पेशल है। आज इस लिहाज से स्पेशल है कि एक बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनकी जो अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है, उसके बारे में बात करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपने उनको शायद पहले भी देखा होगा डिफरेंट जो है वो टीवी चैनल्स पे, नियो पे, 24 पे, पैगाम टीवी पे, जितने भी रिलीजियस ट्रांसमिशंस होती हैं, फ्राइडे शोज़ होते हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, उनमें जो है वो बतौर मजहबी स्कॉलर वो वहाँ पे बैठते हैं और तमाम लोगों के जो दीनी हमारे इस्लाम के मामलात होते हैं, मुख्तलिफ फ़िक़्ह के मुताबिक जो भी रिलीजियस क्वेश्चंस होते हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं लोगों की क्लैरिटी के लिए, हम लोगों की क्लैरिटी के लिए। उसके अलावा जो उनसे मेरी मुलाकात हुई वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुई कि वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, उसके अलावा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग फर्म भी चला रहे हैं एंड उस एजेंसी के साथ-साथ ये जो डाइवर्सिटी है पर्सनैलिटी में, मैं ये समझता हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत वैल्यू करता हूँ कि कोई भी शख्स मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से जो है वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के मामलात जो हैं उनको भी चला रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन है कि दीन और दुनिया साथ लेके चल रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है उबैदुर रहमान शफ़ी। सर, बहुत-बहुत खुशामदीद। थैंक यू आप जफर सब भाई बड़ा हैविंग मी ऑन योर शो। नहीं, बड़ा मेरा आपका इंटरैक्शन हुआ, फाइन। ऑडियंस के साथ मैं शेयर करूँ एंड आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट अबाउट दिस बिकॉज़ मैं ये देखता हूँ कि देयर इज़ दिस थिंग कि जहाँ पर लफ्ज़ आता है ना मज़हबी स्कॉलर, वहाँ ऐसे लगता है जैसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी फीलिंग होती है कि शायद इनके साथ पता नहीं मैं उतने कंफर्ट लेवल में कन्वर्सेशन कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा और हमारी बात 2-3 घंटे चलती रही और बहुत ही स्मूथ थी। स्मूथ। तो इसीलिए आई वांटेड कि अवाम के साथ ये इंटरेक्शन हो और वैसे भी आज आपको हम ये भी बताने लगे हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके जहाँ से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ये भी फ़ायदा है इनकी यहाँ मौजूदगी का, हम सीख जाएँगे कि हमने रेवेन्यू जनरेशन कैसे करनी है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से, यूट्यूब से, टिकटॉक या फॉर दैट मैटर फेसबुक। सबसे पहले मैं हर गेस्ट से क्वेश्चन पूछता होता हूँ अबाउट देयर अर्ली लाइफ़, देयर चाइल्डहुड, देयर एजुकेशन। तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएँ मुझे। थैंक यू जफर भाई, आपने आज अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का थोड़ा सा मौका दिया मुझे। बिफोर डैट कि मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँ, आपने जो इंट्रो में एक बात की कि डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जहाँ पर बात आती है इस्लामिक स्कॉलर्स की या उलमा की तो थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। हुँ। अगर हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक थी कि हर एक इंसान लगता था कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे से ही है, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अपनाइत मेरे से ही है। बेशक, बेशक। जिसमें एक छोटा सा वाकया सुना के फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक दफ़ा कुछ ख़वातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी
और वो अपने सवालात पूछ रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यार और मोहब्बत से उनके सवालात के जवाब दे रहे थे। वो इतनी फ्रैंकनेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महसूस कर रही थी, फ़ील कर रही थी कि रावी बताते हैं जो हदीस के, कि बाज़ औक़ात उनकी आवाज़ बात करते-करते जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ बाज़ दफ़ा रसूलुल्लाह की आवाज़ से ऊँची हो जाती। अल्लाह। तो इतनी देर में हज़रत उमर आ गए। अब हज़रत उमर की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। तो वो ख़वातीन जल्दी से ना वो बिल्कुल सीधी होके बैठ गईं। तो हज़रत उमर कहने लगे उनको कि या अदुव्वात अनफुसिना, अरबी का मक़ूल है कि वो अपनी जान की हो दुश्मनों, तुम अल्लाह के नबी से नहीं डर रही और मुझसे डर रही हो। तो वो हज़रत वो आगे से कहने लगे वाह! कि आप जो है अल्लाह के नबी से ज़्यादा सख्त हैं हमारे ऊपर। तो उस वक़्त फिर बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को एक जुमला कहा, फरमाया कि उमर, अगर शैतान भी आपको एक गली से आता हुआ देख ले तो वो भी अपनी गली बदल के चला जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक थी कि हर एक इंसान को लगता था कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भेजे गए हैं। तो बिल्कुल, जो उलमा हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं, तो उनको भी ऐसा ही होना चाहिए कि हर एक बिल्कुल, इंसान से बात बिल्कुल, करते हुए खुशी महसूस करे और उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल, किसी भी तरह किसी भी आलिम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ट्रू। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जाफ़र भाई, मैं अपनी अर्ली एजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं लाहौर में ही पैदा हुआ। वैसे बेसिकली हमारी फैमिली बिलॉन्ग करती है डस्का से, ओके, और डस्का से पीछे एक गाँव है, वहाँ के हम नंबरदार हैं। बिल्कुल ठीक, और जट फैमिली, घूमन फैमिली से हमारा ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक। तो वालिद साहब जो हैं वो लाहौर आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। सियासत में जो स्टूडेंट सियासत होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव रहे। लेकिन ख़ैर उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट जॉब एलडीए के अंदर उनकी जॉब हो गई। मेरे जो अंकल थे वो एलडीए के अंदर डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। तो फिर जॉब हो गई लाहौर में ही शादी हो गई। तो मेरा जो ननिहाल है वो बेसिकली लाहौर से लाहौर है से है, और मेरी पैदाइश लाहौर में ही रही है। बिल्कुल सो ठीक। इन माय अर्ली एजेस हमारी जो लाइफ़ है या मैं अपने घर की लाइफ़ देखता हूँ वो बहुत डिफरेंट थी। ओके, हमारा ताल्लुक एक बहुत ही मॉडर्न फैमिली से था। ओके, माय मदर वाज़ अ ब्यूटिशियन एट दैट टाइम, ओके, और उनके पास उस दौर में जो एक्ट्रेसेस थीं वो आती थी उनके पास काम करने के लिए। बिल्कुल ठीक, और मेरे फ़ादर की भी ज़िंदगी डिफरेंट थी, हमारी ज़िंदगी भी बहुत एक यो लाइफ़स्टाइल था और उसी बिल्कुल तरह ठीक, से एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में चल रहे थे। बिल्कुल ठीक। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक करम हुआ और बेशक, अल्लाह ताला ने एक लाइफ़ के अंदर एक शिफ्ट लेके आए। बिल्कुल तो ठीक, हमारी लाइफ के अंदर एक शिफ्ट आया, मतलब कि 180 डिग्री पे हम चेंज हो गए। सो हम ज़रा प्रैक्टिसिंग फैमिली की तरफ हो गए, बाकायदा से दीन को पढ़ना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए वक़्फ़ करना शुरू किया। फिर मैं पहले एलडीए के स्कूल में ही पढ़ता था, फिर वहाँ से मैंने अपनी लाइफ को शिफ्ट किया विद माय फादर के साथ, और फिर मैं आया दीन पढ़ने के लिए। ओके, तो फिर मैंने बाकायदा जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। माशाल्लाह, हिफ्ज़ करने के माशाल्लाह, साथ-साथ फिर मैं कुछ मदरसा में भी गया, फिर मैंने मदरसा से भी तालीम ली, और साथ-साथ जो मेरी एजुकेशन थी, मेरी मोस्टली फैमिली जो है वो बाहर है, कनाडा में है, ओके, अमेरिका में है, मेरे फर्स्ट ओके। कज़न्स वगैरह सारे, और मेरा भी यही था कि मैंने अपने आगे ओ लेवल्स के बाद चले कनाडा ही जाना है, शिफ्ट होना चले था। जाना है, बिल्कुल वहाँ ठीक। पर ही जाना था। बट एक प्लान वो होता है जो आप खुद अपने लिए और एक करते हैं, अल्लाह प्लान एक करे, प्लान वो होता है जो बेशक, आप और होता अल्लाह वही ता है जो अल्लाह आपके लिए प्लान बेशक, करता है। बेशक, तो अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। बेशक, अच्छा, बेशक, मेरी फैमिली के अंदर डॉक्टर बनने का बहुत क्रेज़ है। ठीक है, मेरे अक्सर कज़न्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। मेरे बिल्कुल मेल ठीक, कज़न भी, फीमेल कज़न भी। इवन मेरे कज़न कनाडा में, वो कनाडा में भी डॉक्टर हैं। बिल्कुल ठीक। और एक जितने मेरे मौका लग जाए बनना जितने डॉक्टर है। एक मेरे कज़न आयरलैंड में, वो वहाँ पे भी डॉक्टर है। अच्छा, जो वेरी एमबीबीएस नाइस। नहीं कर सके वो कोई वो फार्मेसी के अंदर, वो मतलब किसी न किसी तरीके से वो उस मेडिकल रिलेटेड, मेडिकल मेडिकल रिलेटेड, रिलेटेड, यानी कि ठीक है, क्रेज़ है फैमिली के बिल्कुल अंदर ठीक, बिल्कुल ठीक, कि बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बनना है। तो मेरे लिए भी फादर का ये था कि इसको डॉक्टर बनाएँगे, और फैमिली में कहते हैं कि यार जीनियस बच्चा जो है ना, वो था कि यार फैमिली का एक जीनियस बच्चा होता है, तो वो नज़रें थी कि यार ये बच्चा, ये जीनियस बच्चा है, और इसको जो है ना वो ये भी डॉक्टरी में ये जाएगा, डॉक्टर बनेगा, और ये अच्छा डॉक्टर अच्छा बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नाम बनाएगा डॉक्टरी बिल्कुल के ठीक, अंदर। बिल्कुल ठीक। बट जो एक वो चीज़ होती है, एक हदीस मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस इंसान के साथ भलाई का इरादा करते हैं, जिसको अल्लाह ताला पसंद कर लेते हैं, सदीन तो अल्लाह ताला उसको ना दीन की राह पे लगा लगा देते हैं, देता है, अच्छाई की राह बेशक, पे लगा देते हैं। बेशक, तो बेशक, पता नहीं, शायद बहुत से तो बहुत गुनहगार हैं, कोई अदा, कोई हल्की सी कोई अदा, कोई अल्लाह को किसी लम्हे में मेरी नहीं, वालिदैन की कोई पसंद आ गई हो, तो उनके वसीले से और उनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई अच्छे आपने राह दी, पे लगा दिया। तो वो फिर लाइफ का ना एक शिफ्ट आया, बिल्कुल ठीक। एक चेंज आया। एंड दिस अ, इज़ आपकी क्या एज थी उस टाइम? एट दैट टाइम मैं अपने, आप समझ लें कि अपने 8th ग्रेड या मैट्रिक मैट्रिक एफए के अंदर अच्छा, था। ये भी एक मैंने इसलिए क्वेश्चन किया एज रिलेटेड बिकॉज़ वो टाइम होता है ग्रोइंग अप इंसान का ना ज़हन बनना शुरू हो जाता जी, है। जी। मतलब व्हेन आई वाज़ इन 8th ग्रेड यस। या आप कह लें ओ लेवल्स फर्स्ट हुँ। ईयर बिकॉज़ हम वो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में, तो वो मैट्रिक फर्स्ट ईयर भी वही हाँ, बनता है, बिल्कुल। 9th 9th बेसिकली यू कैन आपकी। से 9th। तो उस टाइम तक अ,
चाहे मैंने अपना करियर शिफ्ट किया, हम्म, बट मैं एक प्रोफेशन अपने ज़हन में रख के हाँ बैठ चुका था बैठ कि अब यहाँ से 6 इयर्स डाउन द लेन मैं अपने आप को उस कैपेसिटी में देखना देखा। चाहता हूँ। तो आपकी उस टाइम पे एम्बिशन क्या थी? फैमिली तो चाहती थी डॉक्टरी, देखा। मेडिकल, लेकिन जो जीनियस किड था, जीनियस किड क्या बनना चाहता था उस टाइम में? मेरा शुरू से ये रहा कि जो है स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से पोजीशन रही मेरी। अच्छा, मेरे पास अभी भी माशाल्लाह, घर में कप्स माशाल्लाह, पड़े हुए हैं जो पोजीशन थी, बिल्कुल कभी ठीक, फर्स्ट कभी सेकंड। माशाल्लाह। एंड देन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी डिबेट्स के अंदर, डिबेट्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम मुझे याद है कि मैं 4th या 5th ग्रेड में था, तो पूरे स्कूल के अंदर यानी कि जो मैट्रिक तक से सीनियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स भी थे या उसमें जूनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह भी? मैंने फर्स्ट जो है ना पोजीशन ली, क्योंकि मेरे फादर खुद माशाल्लाह। डिबेटर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, माशाल्लाह। वो उन्होंने बहुत इसके ऊपर जो है तैयारी वगैरह करवाई है, उन्होंने बहुत बिल्कुल मेहनत भी ठीक। की। वो आपके तो उस्ताद भी थे? वो मेरे उस्ताद भी थे। तो बिल्कुल ठीक। एट दैट टाइम वो एक होता है ना कि एक एनवायरनमेंट बन जाता है, तो एनवायरनमेंट में भी मेरा भी ये था कि यार मैं इसी फील्ड में जाऊँगा, आगे मेडिकल ठीक, की फील्ड में जाएँगे और इसी ठीक। फील्ड को जो है ना आगे कैरी आउट करेंगे और बाहर चले जाएँगे। ज़्यादा ये था कि फैमिली बाहर है सारी, तो तो इवेंचुअली हम भी चले गए। इवेंचुअली बाहर ही बिल्कुल चले ठीक। जाएँगे और बाहर जाके सेटल होने के यूजुअली जो एक होता है, लेकिन वो एक 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 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ दफ़ा इंसान के लिए कुछ और चुना होता है। तो एकदम से जब शिफ्ट आया ना, तो अब मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज किया। जब मैं कुरान हिफ़्ज़ करने के लिए गया, मैं मस्जिद में गया। अब पहले क्या था कि आप बड़े ज़बरदस्त स्कूल में, आप बड़ी चेयर्स पे बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप चले गए हैं बिल्कुल मुसल्ले पे और सफ़ के कंप्लीट ऊपर चेंज, बैठ के, और कंप्लीट सारा दिन चेंज। आपने जो है ना वो सुबह से ट्रू। लेके शाम तक आपने एक टाँग पे बैठना है और वो याद करना है, कुरान मजीद को याद करना है। तो वो एक बहुत शिफ्ट था। तो मेरे अंदर एक चीज़ है, जो जब तक मुझे किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती, मैं उसको कभी भी कबूल नहीं कर पाता। सो वो एक शिफ्ट जब मेरे बड़ी अच्छी अंदर चीज़, आया, तो वो एक बड़ी अच्छी बहुत चीज़। पेन का पीरियड रहा मेरे बिल्कुल साथ ठीक। कि मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल डिफरेंट, डिफरेंट, ये ट्रांज़िशन बड़ी मुश्किल होती फैमिली है, सर्कल बिल्कुल क्योंकि डिफरेंट, उस एज तक आप दोस्तियाँ बना चुके दोस्तियाँ होते बना हैं चुके और वो सारे एकदम से कहते हैं यार ये मौली हो गया बिल्कुल। ये बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होता है। वी दो के मतलब ऑब्वियसली मेरे हिसाब में आप जब हिफ्ज़ करने जाते हैं, आपका रुतबा जो है बाकियों से आप ऊपर चले गए ऊपर हैं, चले बुलंद हो बिल्कुल जाता है, आप एक अल्लाह के रास्ते में लग, लेकिन आप सोशली अनएक्सेप्टेबल होने लग जाते हैं। होते हैं, आपकी ना ऐसे लगता है कि आप थोड़ा-सा आइसोलेट हो रहे हैं कहीं न आइसोलेट कहीं, हो रहे हैं। और वो बच्चे के लिए ग्रोइंग अप बड़ा एक पॉइंट एक होता है। चैलेंज होता है, एक यस, चैलेंज होता है। यस, 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 सो प्लीज़। वो सर्कल बहुत डिफरेंट, ठीक, वहाँ की डिस्कशंस बहुत डिफरेंट, डिफरेंट, वहाँ की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट, बिल्कुल। वहाँ की गपशप बहुत डिफरेंट, यहाँ की चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। तो वो किसी जगह पर मुझे लगा कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्यों ये डिस्कनेक्ट क्यों है? क्यों मस्जिद अ, का डिस्कनेक्ट स्कूल से क्यों क्यों है? है? एक ब्यूटीफुल, मदरसे का डिस्कनेक्ट यूनिवर्सिटी से क्यों ब्यूटीफुल, है? वो ब्यूटीफुल। भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये भी एक एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट है। बेशक, व्हाई बेशक। ये डिस्कनेक्ट क्यों है? तो हमारा आज के जो बच्चे हैं ना, मैं कहता हूँ हमारे बच्चे बहुत मासूम हैं, हमारी यूथ बहुत मासूम मासूम है, लेकिन वो जो है ना वो आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर है। हुँ, वो स्कूल जाता है तो स्कूल वाले कुछ और बता रहे हैं, हुँ, घर आएगा तो वालिदैन कुछ और बता बता रहे रहे हैं, हैं। जुम्मे वाले दिन जुम्मा पढ़ने जाएगा तो मौलवी साहब कुछ और मौलवी बता साहब रहे कुछ हैं। और बता रहे हैं। तो मतलब है कि हमारे यहाँ एक ना हम आइडेंटिटी क्राइसिस में इस हद तक पड़े हुए हैं कि हमें पता है कि सूद नहीं खाना, बिल्कुल, सूद खाना हराम है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सी जगहों पर हम सूद में इन्वॉल्व भी हैं। है, हम करना भी चाहते हैं और हो भी रहा है, और ट्रू, फिर मैं वो लेके मुझे सुकून भी नहीं मिलता ऐसा ही है। और बिज़नेस भी करना है और देयर आर मैनी थिंग्स। ये एक बड़ी बहस चलती है, मैंने नोट किया, सूद का आपने ज़िक्र किया। हमारा पूरा इकोनॉमिक साइकिल सूद पे इन्वॉल्व बिल्कुल। है। गाड़ी लेने से, बैंक में पैसा रखने से, थिंग एवरीथिंग, ठीक है? एवरीथिंग। मैं एक दिन हमारे दोस्तों में बैठे इसी इसी मौजू पे बात हो रही थी। अब हम में से कोई भी आलिम दीन नहीं, नहीं है, सही। कोई भी दीन को उस तरीके से पढ़ा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे लोग और बहुत सारे काबिल उलेमा जिनको हमने सुना या हमने उनसे समझा, और फिर जिसने कुरान पढ़ा, अब ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे हमारे सोसाइटी में लगता है कि कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान समझाया नहीं जाता। हुँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही। मतलब मैं इमेजिन करता हूँ, मैंने कुरान ख़त्म किया हुआ है, मैंने कुरान पाक पढ़ा है, लेकिन मुझे अरबी ज़ुबान नहीं आती और मैंने अरबी में कुरान पाक पढ़ा है। अब देखिए ना, ये हमारे घरों में इस चीज़ पे फ़ोकस किया जाता है कि बच्चे को कुरान पाक, कारी साहब आएँगे कुरान पाक कुरान पढ़ाएँगे। भाई सिर आँखों पे, हमने पढ़ना है। लेकिन आप स्कूल की किताब हमें अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं या अंग्रेज़ी सिखाते हैं कि हम तालीम अच्छी ले सकें। आप हमें अरबी नहीं सिखाते। तो आप हमें कुरान पाक का ज़ुबान का एक बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत बड़ा लैंग्वेज देखिए, बैरियर है। आप दुनिया में देखें जिन कौमों ने तरक्की की है, उन्होंने अपनी मदर टंग में की है। बेशक, आप चाइनीज़ को देखें मदर टंग में, आप बेशक। जर्मनी में देखें मदर टंग, आप एग्रीड, जापानीज़ को देखें मदर एग्रीड। टंग। ऐसे ही। क्योंकि आपकी जो मदर टंग होती है ना, वो आपके जो एक्चुअल जो आपका माइंड है उसमें इंस्टॉल होती है। जो कोई भी दूसरी ज़ुबान आप सीखते हैं, वो आपका एक छोटा ब्रेन होता है, उसमें इंस्टॉल होती है। बिल्कुल ठीक। तो उसके थ्रू जब आप कोई भी काम करेंगे, आप एक हाथ से ज़्यादा उसमें नहीं प्रोग्रेस कर कर सकते, सकते नहीं। प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ बच्चा जो है ना, वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसको इंग्लिश मिलती है। इंग्लिश में भी। घर में किसी जगह पे जो है ना वो पंजाबी है, पंजाबी
पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है, हिंद को है, पोटोहारी, जहां जहां पश्तो है, बलोची है, बच्चे आपस में उर्दू बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल। मैं अगर देखूं, हम बहन भाई आपस में उर्दू बोलते हैं और अपने जो मदर फादर उनके साथ हमें पंजाबी बोलनी पड़ती है। पंजाबी बोलनी पड़ती है, बिल्कुल। आप बाहर जाते हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, वो आपस में हमारे गालियां घर दे में रहे फारसी बोली जाती है, साथ मेरी क्योंकि मियाँ वाली के जुबान सराइकी बोली जाती है, हैं। स्टाफ के साथ भी हम सराइकी में बात करें, लोगों के साथ भी सराइकी में बात करें। हमारा बच्चा हर स्टेप के ऊपर ना वो क्राइसिस का शिकार है, इंटेलेक्चुअली क्राइसिस का शिकार ट्रू है। ट्रू ट्रू। उसके पास कोई सोच और फिक्र नहीं है, विजन नहीं है, विजनलेस है। उसके बाद लैंग्वेजेस में देख लें, और हमारे यहाँ हर चीज़ जो है ना वो देखी जाती है कि अच्छा आप वेस्ट से देख लें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उससे मरूब हो जाते हैं कि यार अच्छा वहाँ से जो कोई चीज़ आ रही है वो बहुत अच्छी होगी, और उसकी तरफ हम उनकी तरफ देख के ना, तो वो कहते हैं कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो वी हैव आवर ओन ट्रेडिशंस, हमारे यस, हमारे इलाके की अपनी सकाफत है, बिल्कुल। हमारी ज़मीन की सकाफत है, हमारी आइडियोलॉजी की अपनी सकाफत है। वी बेशक, शुड स्टैंड बेशक, विद आवर बेशक, आइडियोलॉजी, बेशक। वी शुड स्टैंड विद आवर कल्चर, हमें उसके साथ खड़ा होना है। लेकिन हम जो है ना वो डिफरेंट क्राइसिस के अंदर है। तो खैर वो क्राइसिस मेरे अंदर भी रहा, तो वो क्राइसिस कहीं सॉल्व नहीं हो पा रहा था, और बहुत एक पेन का पीरियड रहा कि ये क्या प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो वो एक बहुत पेन का पीरियड मैंने गुजारा, फिर एक सोल्यूशन पे मैं पहुंचा, और जब वो सोल्यूशन मुझे मिला, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी को पढ़ा, कि और वहाँ से मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है, जो हमारी तालीम हमें दी है, वो ये दी है कि उसमें एक मुसलमान की दीन और दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं है, ट्रू। उसका दुनिया ही दीन है, उसकी दीन ही ये दुनिया दुनिया है। है। हमारे यहाँ ना ये बाइफरकेशन कर दी गई है कि दीन और ये दुनिया। काम दुनिया का है, बिज़नेस करना एक दुनियादारी का काम है, और दीनदारी का काम ये है कि आप जो है वो मस्जिद के अंदर इमाम बन जाएँ, आप मस्जिद के अंदर खतीब बन जाएँ, आप जो है वो डिफरेंट जो जितनी भी मज़हबी बिल्कुल, रसूमात होती हैं उनके अंदर बिल्कुल, आप रहें, बिल्कुल, वो बिल्कुल। परफ़ॉर्म करें। तो ये वाला बंदा बिज़नेस नहीं कर सकता, बिज़नेसमैन बंदा है वो जुमा नहीं पढ़ा सकता। ट्रू। बिज़नेसमैन बंदा जो नमाज़ नहीं पढ़ा क्यों? सकता, व्हाई? व्हाई? और बिल्कुल। अगर हम रसूल बिज़नेसमैन बंदा वही मुसलमान है, जो मस्जिद में अज़ान देने वाला अज़ान देने मौज़िन वाला। मुसलमान है, जो पीछे जो नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम है, जो उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमान हैं, सारे जब इट्स अ रिलिजियस थिंग। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूरी ज़िंदगी तिजारत की है तिजारत उन्होंने। की है। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मेरे लिए अल्लाह अकबर। पहले माज़ी में जैसे मन सलवा आता था, मेरे लिए भी हर वक़्त। अल्लाह देखिए, उन्होंने आपको ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट हर दिखाया आपको, अल्लाह अमली तौर पे करके दिखाया। रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना डिफरेंट रोल्स बताए हैं, और कायनात में क्या हसीन रोल आप सल्लल्लाहु वाह! अलैहि वसल्लम ने प्ले किए वाह! हैं। उसका बुक का नाम है द इंस्पिरेशन टू द वर्ल्ड। अरबी की किताब थी, उसका बेशक। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुई है, और एक उर्दू में भी ट्रांसलेशन है उस्वा आलम के नाम से। उसमें अराउंड 300 टू 400 प्लस रोल्स बताए हैं जो रसूलुल्लाह ने प्ले करके दिखाए हैं, बिल्कुल, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बिजनेसमैन भी हैं, बिल्कुल है, आप सल्लम एक फादर भी हैं, आप ऐसे ही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीचर भी हैं, आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, चीफ ऑफ आप एक हेड ऑफ द स्टेट भी भी हैं। हैं, तो आप हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते आप ही उनकी इस्लाह करते थे। बेशक। सो हमारे यहाँ ना वो बाइफरकेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि एक्चुअल में अगर मैं सही जो हमारा इस्लाम हमें बताता है वो है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वही जो आपके कैपिटल की जामिया मस्जिद होगी उसके अंदर जुमा की नमाज भी वही लट करेगा, क्या बात है! वही पढ़ा क्या रहा बात होगा। है! एंड हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। देखिए, जो नमाज़ पढ़ाने के लिए आप में ये एक सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं मिंबर इज़ वेरी सेक्रेड, मिंबर इज़ वेरी सेक्रेड, जहाँ आपने बैठ के खुतबा देना है, ठीक है? और अगर आप ये समझें कि ये मिंबर की तारीख क्या है और इस मिंबर पे किस कद की अल्लाह, शख्सियात बैठी हैं, तो वहाँ बैठा बंदा कैसे अदल इंसाफ नहीं करने की कोशिश करेगा? सही, जब वो ये ज़हन में रखेगा, बिल्कुल। और अगर वही अदल इंसाफ करने वाला हाकिम वक़्त हो, तो रियासत के 90% मामलात तो मामला ताल होंगे। वैसे ही हल हो जाएंगे। सो जो रियासत की जो बड़ी-बड़ी मस्जिदें बेशक, हैं, वहाँ बेशक। पर आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आपके जो इसके जो जज चीफ ऑफ क्या कहते हैं, सॉरी मेरे से हाँ निकल जी, मतलब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल उस ये जो ज़माने में काज़ी होते थे। काज़ी होते थे, हाँ जो जी, आपके अब चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस होंगे, बिल्कुल। हैं, आपके जो हेड स्टेट के हेड 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 हैं। बिल्कुल इवन ठीक। मैं तो ये कहता हूँ कि एक इलाके के अंदर, एक हाँ, मोहल्ले के अंदर जो मोहल्ले का एसएचओ है वो खतीब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। क्या हालाँकि बात है! अल्ले का एसएचओ अगर मस्जिद का खतीब भी होगा, उधर वाह, से वाह! एसएचओ भी होगा, तो उसके अंदर अल्लाह का वो खौफ होगा कि वो अदल की रिट कायम रिट करेगा, कायम करेगा। बड़ी प्यारी वो बात, इंसाफ की रिट कायम बड़ी करेगा। प्यारी बात, बड़ी तो प्यारी प्रॉब्लम बात। ये है कि वो बाइफरकेशन होगी कि अब इसके लिए नॉलेज चाहिए। बिल्कुल। अब वो हमारे यहाँ नॉलेज की बाइफरकेशन इस तरह से कर दी गई कि लिटरली आपको मैं बताऊँ कि एक एक आम बंदा जो किसी कन्वेंशनल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो आज के दिन में जाके ना दीन पढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। कि हर बंदा इस लेवल के ऊपर जाके सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। हर बच्चा उसके अंदर नहीं एडजस्ट हो सकता, और मुझे खुद एडजस्ट होने में बहुत
बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़े। एंड मतलब है कि इस तरह के चैलेंजेस भी रहे कि अब वो आप एक एनवायरनमेंट में होते हैं, एक पैम्पर्ड एनवायरनमेंट में है, तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, थोड़ा सा हार्ड एनवायरनमेंट हार्ड है, है, तो हार्ड है। आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन इसमें मेरी एक आपसे छोटी जी, जी। सी मैं गुजारिश करूंगा, उसमें आप रहनुमाई भी जी, करें। जी। आपने एक बड़ा प्यारा पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया, और वो पॉइंट कुदरती मेरे अपने जहन में था कि मैं आपसे इस मुतालिक बात श्योर, करूं। ये जो ट्रांजिशन है पैम्पर्ड माहौल, और पैम्पर्ड माहौल से आपने बात की कि सख्ती, ये क्यों ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट की गई है कि बच्चे को लगे कि ये वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन या जो स्कूलिंग है, मॉडर्न स्कूलिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें आपको ईज, आपको कंफर्ट, आपको हैप्पीनेस, आपको ऐसे कहते हैं ना कि एक हैपनिंग लाइफस्टाइल मिलेगा, और द मोमेंट आप दीन की तालीम की तरफ जाएंगे, क्यों इतना एक खौफजदा एटमॉस्फेयर, एक पिक्चर ऐसी खींच दी जाती है कि जैसे मदरसे में जाके ना अभी मेरे पे सख्ती शुरू हो गई। क्यों सख्ती शुरू हो गई दीन की मतलब क्यों नहीं? मिसाल कुरान पाक एज अ सब्जेक्ट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? स्कूल में होना चाहिए डेफिनेटली। देखे ना, मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं साइंस सीख रहा हूँ, मैं मैथ सीख रहा हूँ, तो मैं अपने अपने अल्लाह के अल्फाज जो मेरे लिए पैगाम है, जो रहती दुनिया तक कायम दायम है, मैं उसके बारे में क्यों नहीं सीख रहा हूँ? और मैं रीजनल लैंग्वेज में, या वो लैंग्वेज जिसमें कुरान पाक है, उस लैंग्वेज में मुझे क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? अब आप इमेजिन करें कि एज अ उम्मती भी हमारा क्या प्राइड होगी कि मतलब वो जब भी दिन आने, और दुआ है कि अपने हबीब के सदके अल्लाह सबको हमें जो है वो उनके गुनाह जो है, खता जो है, गुनाह है, कोई माफ़ कर दे, क्योंकि वो मालिक खालिक है, करने वाला है, माफ़ करने वाला है। लेकिन कहने का मकसद है कि व्हाट अ फीलिंग कि सबको अरबी आती हो, सब कुरान का कोई सूरा सुने बैठ के, और हमें पता हो कि यहाँ हमारे मालिक खालिक हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। व्हाई कांट वी बी दैट स्टेट? जफर भाई, इसकी ना पीछे थोड़ी सी एक हिस्ट्री है। हाँ जी, जब गोरा यहाँ से गया था ना, उसका एक खास एक मेथोडोलॉजी थी डिवाइड एंड रूल की। बिल्कुल तो वो बहुत सी जगहों पर ना डिवाइड एंड रूल करके गया करके था। गया था, जैसे बिल्कुल। हमारे यहाँ उसने डिफरेंट आप लेवल्स के ऊपर उसने किया, तो ये जो बाइफरकेशन है ना, इसकी बुनियाद वो डाल के गया था। ये हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, बेसिकली ये डिजाइन बाय लॉर्ड निकोलाई। ओके, तो ओके। उसके थ्रू डिजाइन किया गया, फिर उसके थ्रू जो है ना वो एक तफरीक उस दौर में कायम की गई, जिसको नाम देते थे उस दौर में मुल्ला और मिस्टर। So ओह! he is the ओके, mister ओके। and he is a mullah. सो हू इज़ जो अंग्रेज़ी बोल रहा है, हाँ। जो फैंसी पढ़ रहा है, वो मिस्टर है। वो मिस्टर है। जो मस्जिद जा रहा है, जो वरना आप पुराने देखें कि हाँ, अगर जो हमारे पुराने दौर के जो अदीब हैं, उसमें एक मौलवी नज़ीर अहमद, जो बिल्कुल, उर्दू के अदब थे, वो अपने साथ मौलवी लिखते थे। ऐसे ही। तो हमारे यहाँ अगर आप बड़े सगीर की अपनी तारीख में जाएँ, तो उसमें मौलवी लिखना एक बहुत शर्फ की बात सर थी। मौलाना इतना बड़ा टाइटल है। मतलब मौलाना, और देन अगेन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इवन फॉर दैट मैटर जब दुनिया में लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, चीज़ें इजाद हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस मुसलमानों की तरफ से मुसलमान, नो डाउट, नो डाउट। ये दे वर दैट एजुकेटेड, दुनिया को दे टॉट कि आपने निज़ाम कैसे चलाना है दुनिया का। तो आज इतनी बाइफरकेशन के हम कह रहे हैं हमने वेस्टर्न एजुकेशन लेनी है, हमने मतलब माय पॉइंट इज कि क्या रियासत कितना प्यारी रियासत हो कि हर स्कूल में हर बच्चा बाय द टाइम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे वो अरबी जानता हो, और वो ज़बरदस्त। कुरान समझता हो, और उसको पता कुरान में क्या क्या है, कहा गया मुझे। जफर भी हमारी मिसाल ऐसे है, वो एक इसके ऊपर एक छोटा सा एक आप कह लें कि जोक है। कहते हैं कि एक टीचर था, वो पढ़ाने के लिए गया बच्चों को, तो उसने पीएचडी की हुई थी। ठीक, तो पीएचडी उसको जॉब नहीं मिल रही थी। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने ना वो एक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर उसको ना बेसिक जो है ना 3rd ग्रेड के या 4th ग्रेड के बच्चों के साथ लगा दिया। अब वो गुस्से में था, और गुस्से में उसने क्या किया, उसने जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा कि जी जाके उसने व्हाइट बोर्ड पे लिखा CUP कप होता है, तो उसने कहा बिल्कुल CUP सप। हमारे यहाँ पुराने यहाँ स्कूल अगर गांव देहात में एक मिजाज होता था, वो आगे टीचर पढ़ाता था, वो आगे एक स्टूडेंट को बताता था CUP सप, और पीछे सारे बच्चे का CUP सप। सब। वो सारे वो CUP सप, वो CUP सप। वो वो ना बच्चे सारे पीछे पीछे, और पूरा पूरा स्कूल गूंज रहा है। गूंज रहा है। वो वैसे ही वहाँ पे किसी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का विजिट था, ठीक, तो वो प्रिंसिपल के पास आया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमने तो यहाँ पर 3rd ग्रेड के बच्चों के लिए पीएचडी टीचर्स रखे हुए हैं। बिल्कुल देखा ठीक। क्या बात है, मैंने कहा विजिट करें स्कूल का। जब वो यहाँ से वो विजिट पे निकले मिनिस्टर साहब, वहाँ पे CUP साहब, CUP साहब उसकी आवाज चल रही। वो जब वहाँ पर आए तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई क्या सीन है, CUP कप होता है, CUP सप नहीं होता। उन्होंने कहा आप जितनी सैलरी मुझे दे दो, उसमें CUP सप भी बन सब सकता है, कप नहीं कप बन नहीं बन सकता। सकता। बट द बिल्कुल ठीक बात, पॉइंट इज कि बिल्कुल ठीक बात।
कुरान और दीन के मामले में हमारी सिचुएशन ये है कि अगर हमें कोई आके कहेगा ना CUP सब है, तो हम कहेंगे हाँ जी CUP सब हम सब कर है। अंग्रेजी में हम कप पकड़ लेते हैं, अंग्रेजी में हम कब लेकिन पकड़ कुरान लेते हैं। बाकी बिल्कुल ठीक, एग्रीड। सो ये जो बाइफरकेशन है हाँ, दीन और दुनिया की, जो बिल्कुल। इस लेवल पे हो चुकी हुई है, ये हमारे असल में हमारी सोसाइटी के अंदर एक बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह है। वजह है, वजह है, हम बहुत दूर होते जा रहे हैं बिल्कुल, एक दूसरे से, दिन ब दिन ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, और दुनिया मतलब है कि बाज़ जगह दूरियां हमारे यहाँ लसानी एतबार से हैं, ज़ुबान के एतबार से लोगों को तकसीम किया जाता है, सूबे के एतबार से तकसीम किया जाता है, और फिर इसके बाद इस ट्रू, चीज़ के ऊपर ट्रू, तकसीम कर दिया जाए कि बीइंग अ नेशन हम सब मुसलमान हैं। हम बेशक, एक अल्लाह को मानते हैं, बेशक, हम तमाम एक नबी को मानते हैं, हम तमाम बेशक, एक नबी से मोहब्बत बेशक, करते हैं। बेशक, सो वी आर वन। हमें बेशक, एटलीस्ट एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना है, खत्म नबूवत के पॉइंट पर इकट्ठा, खत्म वोट के पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना है। बेशक, सो ये जो दुनिया बढ़ती जा रही है, नफरतें बढ़ती जा रही हैं, तो वो किसी ना किसी जगह पर मुझे लगा कि आई शुड हैव टू, मुझे यहाँ पर आके एक रोल प्ले करना चाहिए है कि मैं वो जो जो एक गैप क्रिएट हो गया हुआ है बिल्कुल, किसी ना किसी तरीके से, अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो समझ दे दी है और मैं एक फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ और मुझे यहाँ से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इल्म दे दिया, तो मुझे अपना अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि बेशक, मैं उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करूँ। सो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे अपने गैप को ब्रिज करना है। बिल्कुल और ठीक, जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि हमारा जो मदरसा है, जो मस्जिद है, उसके पास प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है, ठीक बहुत है, सॉलिड है। कुरान से बढ़ के कोई कमाल चीज़ हो सकती है, कोई रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से बढ़ के कोई कमाल चीज़ हो कोई सकती है, वो चीज़, प्रोडक्ट कोई तो चीज़ नहीं, सॉलिड है। बेशक, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि दे डोंट हैव गुड मैनेजर्स, उनके पास गुड मार्केटिंग मैनेजर्स नहीं है, जो उनकी प्रोडक्ट को एक्चुअल लोगों तक पहुँचा सके। इसमें भी आई फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी, मैं इसकी तारीफ कर रहा जी, हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, आपने बड़ी प्यारी बात की। आई फील उसमें कुछ हमारी अपने भी रोल है, बिल्कुल। पेरेंट्स के भी रोल हुँ, है। मैंने देखा, मेरा क्योंकि एक ताल्लुक पंजाब के बैकवर्ड एरिया है, मियाँ वाली पंजाब का एंड है, आगे आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है, तहसील उसकी पिपला है जहाँ से मेरा ताल्लुक है। 90% जहाँ पे भी हम जाते हैं ना, वो कहते हैं ये बच्चा हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको भेजना चाहते हैं सर्विस में, आप उसको हाँ, भेजना चाहते हैं पुलिस सर्विस हाँ, में, आप उसको भेजना चाहते हैं, यू वांट टू सी हिम एज अ डॉक्टर, एज एन जी, इंजीनियर। आई एम येट टू सी अ फैमिली जो कहे कि मेरा बच्चा बहुत बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत शार्प है, मैं इसको आलिम दीन बनाना हाँ। चाहता हूँ। 90% हम ये कहते हैं कि इसकी मैंने ये रूट प्लान की है, ये इस स्कूल में जाएगा, इसके लिए मैंने ये रूट, इधर पढ़ाई दिल नहीं लगता, इनू मैं हिफज कराऊंगा। यार हाउ अनफॉर्चुनेट, मतलब आप देखें कि इसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, तो मैं इसको हिफ्ज कराऊंगा। ऐसे क्या कुरान पाक से बड़ी कोई पढ़ाई है? ऑफ क्या उससे बड़ी कोई पढ़ाई है? क्या उससे उससे आला कोई किताब है? और उसके लिए हम कह रहे हैं कि बच्चे का क्योंकि दिल नहीं लग रहा तो इसको वहां भेज दें। तो ये भी है कि हमें अपने घरों में, आई एम द रीजन वी आर हैविंग दिस Yes. कॉन्वर्सेशन इज बिकॉज यू वर अ ब्राइट person यस, alhamdulillah. who was bright student who was having a bit of both the worlds and yet you chose religion or to serve religion. ठीक है, तो आपका जो एंगल या आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो किसी और बंदे से डिफरेंट होगा. दैट इज द की, दैट इज जफर द भाई, की. आपने बहुत पिन पॉइंट पे आपने बात की है। मदरसे का जो चैलेंज है ना, तो मैंने वहां पर देखा है, मैंने तो ग्राउंड लेवल पे देखा है। बिल्कुल बिल्कुल मदरसे का चैलेंज क्या है? आपकी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के किसी एक डिपार्टमेंट का जितना महीने का बजट होता है, मदरसे के पूरे साल का उतना साल बजट का होता है। बजट है. बिल्कुल. मदरसे में जो सबसे टॉप जो जो सीट होती है ना, वो होता है शेखुल हदीस, ओके, कि जो आखिरी हदीस क्लास को हदीस पढ़ाते हैं ना। जी जी जी. विल यू इमेजिन शेखुल हदीस की सैलरी कितनी होगी? 25,000 रुपीस। और वो बंदा 25,000 30,000 में एक टूटे मकान के अंदर सारी जिंदगी गुजार देता है। पर्सन सर जो लाहौर के किसी भी घर में सिर्फ ड्राइविंग कर रहा है 35,000 40,000 रुपीज ले रहा है. Literally. जो कुक है 35,000 40,000 रुपीज ले रहा है. हेल्पर जो है वो 25,000 30,000 सैलरी ले रहा है. सो एक तो ये चैलेंज, फिर उसके ये बाद बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज बहुत है। बड़ा चैलेंज. एंड देन मदरसे के अंदर, मैं लाहौर में था, तो लाहौर के मैं मदरसों को अगर देखूं तो लाहौर, पूरे लाहौर में से मदरसे में पढ़ने के लिए कोई बच्चा कोई आ रहे होंगे तो 5 2 3 4, वरना कहाँ से आते हैं? देहात से उठ के, गाँव से उठ के। लाहौर के मदरसे में कसूर के गाँव का बच्चा आ रहा है पढ़ने हालांकि के लिए। 2.25 करोड़ का शहर है. कराची के मदरसे में 2 इंटीरियर करोड़ सिंध का का बच्चा आ रहा है, लेकिन मदरसे ने आपका जो स्टेटस को का सिस्टम है उसको एक लिहाज से चैलेंज किया और तोड़ा। बिल्कुल. मदरसे ने क्या किया? अब मदरसे के आप शान देखें, मदरसे ने इंटीरियर सिंध का बच्चा उठाया,
और उसको उठा के इस्लामाबाद की पोश मस्जिद में उसको खतीब बना दिया, जहाँ पर उसके सामने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आके उसके सामने बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। So, मदरसे के बच्चा वो एक, हमारे यहाँ मदरसे में कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मदरसे में भेज देते हैं। और हमने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं, अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे, आमीन, कि आमीन। कुछ के वालिदैन जो अपने बच्चों का शायद खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं। चलो एटलीस्ट जाके तालीम तो हासिल करेगा, तालीम हासिल कुछ करेगा। एजुकेशन तो हासिल नहीं, करेगा। मदरसे का तो अनडाउटेडली जितना कंट्रीब्यूशन है ना हमारे माशरे में, मैं समझता हूँ विद दीज रिसोर्सेज ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट आज हमारी जो डिस्कशन हो रही है, एंड आई वांट, मैं बल्कि ये लिंक सारे जो हमारे हाकिम वक्त हैं या साहिब इक्तदार लोग हैं मैं उनको भी भेजूंगा। पर्पस इज कि इनका फर्क कम करें, मदरसे का और स्कूल का फर्क कम करें। मदरसे को मैं ये नहीं कह रहा, एक ये भी मसला है हमारे हुक्मरानों का कि वो इसमें से ये सोचेंगे कि मदरसे का जितना है ना रिसोर्स स्कूल का कम करके उतना कर दो। हमारा मतलब ये है कि मदरसे के रिसोर्स को बढ़ाएं ताकि उसका प्रोडक्ट जो है जो निकले वो आपका एक दीन का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो उसके बराबर जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पास है। दैट इज द मेन गोल। मैं ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट वाज आपका क्या पॉइंट था जिस पे आपने ये समझा हो कि मैं इसको डिग्री वाइज भी आई वांट टू परसू। ये पॉइंट कब आया आपके लाइफ में? फाइन, मैंने जब चेंज किया ना, जब तो मैंने जब हिफ्स किया तो हिफ्स मैंने स्कूल को छोड़ के हिफ्स किया। ठीक है। सो आफ्टर 8th ग्रेड, मुझे याद है 8th ग्रेड 7-8 ग्रेड के बाद मैं स्कूल नहीं गया। नहीं, मैं स्कूल नहीं गया। ये दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। द पर्सन आई मेट 2 दिन पहले जिनके साथ मैंने इतनी बात की दुनिया के हर मौजू पे, एंड नाउ वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट ऑन इट, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि आप स्कूल नहीं। आफ्टर 8th ग्रेड के बाद मैं स्कूल नहीं गया। उसके बाद फिर मैं मदरसे में ही गया। फिर मैंने हिफ्स किया, फिर मैंने बाकायदा मदरसा में पढ़ा। बट मेरी जो दूसरी एजुकेशन थी वो मैंने साथ साथ कैरी ऑन रखी। मैंने फिर मैट्रिक किया प्राइवेटली, उसके बाद एफएससी की होम स्कूलिंग। हाँ, होम स्कूलिंग। तो वो साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही, और उसको मैंने वो फिर प्राइवेटली मैंने उसको साथ अपना कैरी ऑन रखा। और फिर आफ्टर दैट जो है मुझे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कबूलियत होगी, और मुझे जो है वो मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। माशाअल्लाह। वहाँ पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप के ऊपर मेरा एडमिशन हुआ, और फिर मैं वहाँ पर गया। फिर मैंने अपना जो बीएस था, क्योंकि जो एफएससी थी वो मैंने यहाँ से ही कर ली थी। एंड देन आफ्टर दैट जो मेरा ग्रेजुएशन है बीएस है, वो फिर मैंने जाके मदीना यूनिवर्सिटी से शरिया लॉ के अंदर किया। वहाँ से मैंने शरिया लॉ माशाअल्लाह। सो आई कैन से बाय स्पेशलाइजेशन आई एम इस्लामिक जूरिस्ट। जो इस्लामिक लॉ है उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कॉलर हूँ। फिर वापस आके मैंने अपना एमफिल भी अपना कंप्लीट किया रिसेंटली भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। मेरा जो एमफिल कंप्लीट हुआ है वो है द कैपिटल पनिशमेंट इशू पे, जो है सजाए मौत में। तो इस्लाम के क्या तस्वर है, और उसमें हमारा जो मुल्क का आइन है उसको मैंने एनालाइज किया है कि उसमें कहाँ कहाँ पर जो सज़ा है वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक है और कहाँ कहाँ पर नहीं है, और उसके अंदर कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है और कैसे कैसे होनी चाहिए। अच्छा, वैसे अब चूंकि इसका जिक्र हो गया तो आई वुड लाइक टू नो, थोड़ा सा सुनने वालों के लिए भी, कि वेयर डू वी स्टैंड। आप कैसे देखते हैं मुल्क के शरिया कोर्ट के रोल को, या जनरली आप क्या समझते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ये क्लोजेस्ट टू द रियल शरिया है या नहीं? हमारा जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत अच्छा काम हुआ, और वो यूनानिमसली वो प्रूफ हुआ था। उसमें बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे, उसमें जो हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो वालिद है मुफ्ती महमूद साहब, उनका इनपुट था, इस्लामिक स्कॉलर्स का इनपुट रहा, और वो बहुत बहुत शानदार आइन है। उसमें जो सबसे पहले जो ऊपर हमारे यहाँ जो बुनियाद लिखी गई है कि इस मुल्क के अंदर किताब व सुन्नत, यानी कि किताबुल्लाह, अल्लाह ताला की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है उनके फरामीन के ख़िलाफ़ कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। ये हमारे आइन के अंदर ये बात मौजूद है कि कुरान के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी कानून साजी इस मुल्क में नहीं हो सकती। एंड दिस इज़ द एक्चुअल जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे यहाँ जो आइन बना हुआ है वो परफेक्ट है, बट द प्रॉब्लम इज़ इन द इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात आती है तो जस्ट लाइक एनी अदर शिक ऑफ द आइन, ये हमारे मुल्क का मसला है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन इज एन इशू, बट जनरली क्या शरिया लॉ उतना ही सख्त और फेयरफुल है जितना सुनने में या बताने में लगता है कि पता नहीं सो मच ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन इट? इसकी ना जो रैपिंग की गई है ना हमारे यहाँ, और इसमें ना पूरा एक एजेंडा है
बिल्कुल ठीक। वो एजेंडा ये चाहता है कि हमारे यहाँ शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ना हो। हाँ, हाँ। तो वो उसकी रैपिंग इस तरह करके पेश करता है कि अगर फॉर स्केरी इमेज दिया जाता है ना। शरिया लॉ आ हाँ। जाएगा तो पता नहीं क्या हो क्या जाएगा, हो यहाँ जाएगा, पर कैसे exactly। चीज़ हो जाएगी। हालांकि शरिया लॉ एक्चुअल में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, तो अल्लाह ताला से बढ़ के इंसान की फितरत को कौन समझ सकता कोई है? भी नहीं, तो कोई भी वो नहीं। ऐसा ऐन फितरत के मुताबिक है, वो अदल पर मबनी है। यहाँ पर वाह। आपको एक बात बहुत मजे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमारे यहाँ समझा जाता है कि इंसाफ की बात होती है ना, तो इंसाफ का कॉन्सेप्ट समझा जाता है। इस्लाम में इंसाफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। एक्चुअल में इस्लाम में अदल का कॉन्सेप्ट है। क्या बात है। इंसाफ जो है ना, वो है निसफ से, सब कहते हैं हाफ को। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 रोटियां, तो मैंने दरमियान से उनको किया, आधा आधा कर लिया इक्वली, तो वो इंसाफ हो गया ना, वो निसफ हो गया। वाह। इस्लाम में इंसाफ नहीं है, इस्लाम में अदल। अदल की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज़ जिसका जो मुकाम बनता है उसको वहां पर रखना। फॉर एग्जांपल, अगर एक माँ इंसाफ करती तो वो अपने बड़े बेटे को भी 2 रोटियां देती और छोटे बेटे को भी 2 रोटियां देती। अब बड़े बेटे की भूख अगर अगर 3 रोटी की, और छोटे बेटे की भूख अगर आधी रोटी की है, क्या तो बात अदल का तकाजा ये है कि वो उसको आधी रोटी दी जाए और उसको 2 रोटियां दी जाए। बिल्कुल ठीक। सो हर जगह पर इक्वालिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल देयर आर मैनी थिंग्स जहां पर आपको अदल करना होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड। अकॉर्डिंग टू द नीड। अब फॉर एग्जांपल, एंड ये हमारा बीइंग अ मुसलमान बिलीफ है बिलीव है that no one understands the need of a person than his malik, better than his malik. Better than his malik. Absolutely. फॉर एग्जांपल, क्लास के अंदर एक टीचर है, एक स्टूडेंट क्लास में लेट आया है, तो टीचर उसको डांट रहा है, और एक है आया तो टीचर ने उससे सरफ नजर कर दिया। अब ये अदल है। बिल्कुल ठीक। अदल है कि एक टीचर को पता है कि एक माँ को भी पता है, एक बच्चे को डांटा जाएगा तो उसकी इस्लाह होगी, और एक बच्चे को छोड़ा जाएगा तो उसकी इस्लाह होगी। क्या बात है। सो अदल ये कहता है आपको कि आपने हर जो चीज का जो मौका है उसको वहां पर रखना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्ले करना है। बिल्कुल ठीक। अब अदल क्या कहता है? अब देयर आर मेनी थिंग्स। अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो फौजदारी कवानीन है, क्रिमिनल लॉ की जहाँ पर बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर शरीयत ने अदल को सामने रखा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वलकुम फिल क़िसासी हयात। अगर तुम्हारे पास अकल है ना, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी रख दी है। सो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो फसाद है ना, अगर क़िसास का लॉ प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान ने किसी को नाहक कत्ल किया है, तो ये इस्लाम के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम कहता है कि अब ये जान के बदले इसकी जान की एग्जीक्यूशन होगी। तो आप तसव्वुर करें कि अगर एक बंदे ने किसी को नाहक कत्ल किया है और उसके बदले में उसकी जान की एग्जीक्यूशन होती है, सोसाइटी के अंदर कितने लोग जो हमारे यहाँ आजकल बड़े कंटोटे बनते हैं, या हमारे यहाँ जो लोग बड़े जो है ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा माफिया डॉन समझ रहे होते हैं। क्यों समझ रहे होते हैं? क्योंकि पीछे सपोर्ट होती है, पीछे आपको पता है आप स्लिप हो जाओगे, कानून से निकल जाओगे। अगर एक बंदे की इम्प्लीमेंटेशन हो तो उससे 10 लोगों की जिंदगी यानी 100 लोगों की जिंदगी मिलने वाली है, बचेंगी। फियर क्रिएट होगा। आपको पता होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है तो आप क्यों जाओगे जुर्म की तरफ? एंड सऊदी अरेबिया इज अ मिसाल ऑफ इट। बिल्कुल, जुम्मे के टाइम दुकानें खुली हैं, को उठाती है चीज, ह्यूमैनिटी का तकाजा है। यहाँ ताले लगाते तोड़ के ले जाते हैं। अब आप देखेंगे, अब आमतौर पे लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ जो शरिया लॉ में उसमें कहते हैं कि अगर एक इंसान चोरी करता है तो उसका हार्ट काट दिया जाता है। अब ये बात एक्चुअल में है, लेकिन ये अधूरी बात है। ऐसा थोड़ी है कि एक बंदे ने जो है ना किसी भी जगह पर उसने जो है ना कोई चीज़ उठा ली तो उसको पकड़ के हाथ काटो। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी एक इंडिविजुअल को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। इंडिविजुअल लेवल पे कोई नहीं कर सकता। ये एग्जीक्यूशन होगी थ्रू जस्टिस सिस्टम। इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा तो हर बंदा क्लेम करे, आप मुझे सुबह कहेंगे इसने चोरी किया, मैंने हाथ काट दिया। ऐसे तो नहीं है। घरों में जो बाज़ दफा कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, इस तरह के मामलात में मुलविस हो जाते हैं, तो उनको मार मार के उनका बुरा हाल कर देते हैं। अगर शरिया प्रॉपर लॉ हो और किसी ने फॉर एग्जांपल एक बंदे के ऊपर साबित हो गया ना कि उसने एक काम कर दिया और उसके मिसाल के तौर पे एक बंदे ने उसका हाथ काट दिया, अब इस बंदे का हाथ भी काटा जाएगा कि आपने क्यों जुर्रत की। ये आपका काम नहीं है। सोसाइटी के अंदर वो जो कानून अपने हाथ में लेने वाला मामला होता है, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते आप। अब उसके अंदर दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई उसमें एक सर्टेन अमाउंट है, एक सर्टेन अमाउंट की अगर चोरी होती है देन उसके बाद जाके उसकी सजा की एग्जीक्यूशन होती है। छोटी मोटी चोरी के ऊपर तो जस्टिस के पास जाता है, एंड जो जस्टिस होता है वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी सजा तय करता है। बाज़ दफ़ा वो उसको अगर वो देखता है कि उसको जेल में डालना है तो जेल में भी डाल सकता है, उसको फाइन भी कर सकता है। सम टाइम उसको कोई फॉर एग्जाम्पल कोड़े मारने की सजा है या कोई ऐसी सजा, कोई और भी सजा दे सकता है। एंड देन सम टाइम किसी अगर वो सर्टेन पॉइंट पे पहुंच रहा है चोरी के, तो देन उसका हाथ भी काटा जाता है। अब एक इंसान, अब
हैबिचुअल क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो हैबिचुअल क्रिमिनल का तो हाथ कटेगा, हाथ कटेगा। बिल्कुल ठीक। अब उससे बहुत सारे लोगों की इस्लाह होगी। तो असल में जो रैप शरिया लॉ का किया गया है ना, वो बहुत 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 बुरा किया गया है। तो पता नहीं किसी लगता है कि शायद शरिया लॉ से हम किसी ना स्टोन एज में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ। But then again, my question is that, agreed, we need to understand, but the people implementing and giving punishment based on Sharia law need to be that educated as well. But yes, ये भी एक बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा कि पॉइंट। मतलब मुझे जज करने वाला इल्म के और मेयार पे होना चाहिए, नो डाउट, असूली तौर नो पे। डाउट। क्योंकि मैं जो बात समझ रहा हूँ आपकी बात से, क्योंकि आपकी इस चीज में तालीम है, बात यह कि इस बात से तो ये समझ आ रही है कि शरिया लॉ एक बहुत बड़ा एहसास का नाम है। बिल्कुल, नो डाउट। एक एहसास है जहां पर टिट फॉर टैट, आई फॉर आई नहीं है। वहां पर एक इमोशन, एक बैकग्राउंड, एक थ्योरी, यहां तक कि ये भी कि एक बंदा हैबिचुअल है, माइनर खता है, गुनाह है, मतलब देयर इज अ गेज करने का एक जो मीटर है, वो एहसास जाहिर कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि बस ऐसे हो गया काट दो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये हमारा परसेप्शन ये है। हमारा परसेप्शन, जिसकी दीनी तालीम उस तरह नहीं है या उसने सुना हुआ है, उसको यही लगता है कि यहाँ शरिया का निफाज होगा, सुबह कोई बंदा जो है वो किसी का मोबाइल जेब से काटेगा, उसे उसका हाथ काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ओके, सो यू वेंट थ्रू दिस। बातें तो ऐसी हैं कि मुझे लग रहा है वी कैन गो फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट मैं आपकी क्योंकि पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को बेसिकली। वहां से आपने तालीम ली मदीना यूनिवर्सिटी हाँ, से? मदीना यूनिवर्सिटी से। वहां से फिर मैंने शरिया लॉ के अंदर हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन मदीना? इट वाज वेरी। और मदीना जो है ना, वो तो मेरे प्यारे हबीब का शहर है, और वहाँ पर आपकी ज़िंदगी गुजरी। और मदीना एक ऐसा शहर है कि जो आपको अपने साथ जोड़ लेता है। फिर वहाँ से सारों का एक मौक़िफ़ है। आपका क्या टेक है कि मदीना में एक प्यार फील होता है, मक्का से खौफ आता है? ये क्या लॉजिक है? मेरा कोई होता है ना जानने वाला भी, कोई उम्रे से आता है, कहते हैं यार मदीना तो हम 10 दिन रहे, मक्का हम 5 दिन। क्यों भाई? मक्का से खौफ आता है, मदीने में एक प्यार, ये क्या लॉजिक? मक्का में खौफ नहीं, बस वहाँ का मिजाज थोड़ा सा सख्त है। मिजाज सख्त है वहाँ का, थोड़ा सा मौसम भी सख्त है, मिजाज भी थोड़ा सख्त है, लोगों का मिजाज भी थोड़ा वहाँ का सख्त है। तो मदीना फ्रेंडली, मदीना तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया और आपके ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया। सो मेरे कुछ दोस्त भी रहे और मैं कुछ लोगों से भी मिला जो वाकई तौर पे जब मुहाजिर हिजरत करके आए थे तो अंसार थे जो मदीना में रहते थे, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया ना। तो कुछ अंसारी कबीलों के लोग वो अभी तक मौजूद है ना, तो उनका कबायली सिस्टम। तो अंसारी कबाइल के कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, जाफर भाई, आप उन लोगों से मिले, आप कहेंगे यार ये क्या इंसान है या फरिश्ता है? उनका एहसान है हमारी उम्मत, उनका एहसान है हमारी उम्मत। मैं हकीकतन ये आपने बात की है, मैं जो मुझे लोग कहते हैं मैं उनको यही कहता हूँ, मक्का में सख्त मिजाज है तो सरकार को हिजरत करनी पड़ी। क्या दीन वहाँ नहीं फैल सकता था? सोचे, मतलब किस बाप का बेटा, किस दादे का पोता, मतलब रसूलुल्लाह कुरैश का एक बड़ा घराना, और देखिए उनको कितनी जद्दोजहद करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब मदीना जाना पड़ा और वहां से फिर एक नया स्टार्ट करना पड़ा, और फिर वापस आए जब मक्का तो के शान से वापस, और फिर कैसे सबको, और फिर वो भी देखे कि माफ कैसे किया, अल्लाह वो भी माफ कैसे किया। क्या बात, यही इस्लामिक है जो एहसान पे है, जो रहमत पर है, जो माफ करने पर है। मदीना की एक और बड़ी चीज जो मैंने वहां पे खुद फील की, और रसूलुल्लाह की दुआ भी है मदीना के लिए, वो है बरकत की। तो मदीना के अंदर इतनी बरकत है, हमने लिटरली एक बंदे का खाना 2 बंदे बैठे खाने के लिए, 3 बंदे बैठे शेर होके उठे। क्या बात है। तो वे वर स्टूडेंट, हम स्कॉलरशिप पे थे, तो हम कहते थे कभी कहते थे चलो आप इकट्ठे खाना खाते हैं। 2 दिन स्टूडेंट प्रॉब्लम्स हर जगह है। 2-3 मिलके स्टूडेंट से इकट्ठे खाना खा लेते तो जरा पैसे बच जाएंगे। तो वो हम एक पार्सल मिलता था, पार्सल के अंदर खाना खाते थे। तो पार्सल आप एक दफा ऐसा हुआ कि मैं अकेला अपने लिए मैंने पार्सल लिया, तो मैं बैठा खाने के लिए, तो एक दोस्त है वो आ गया, तीसरा दोस्त भी आ गया, एक बंदे का पार्सल है, सिंगल पार्सल, 3 लोगों ने खाया, पेट भर के खाया, फील भी नहीं हुआ। तो वो जो बरकत है ना मदीना के अंदर, जो रसूलुल्लाह ने दुआ दी है उसको, मदीना की उसके अंदर आबो हवा के अंदर बरकत, उसके खाने के अंदर बरकत, उसके पानी के अंदर बरकत,
लाजवाब, वो लाजवाब है। लाजवाब। मदीना जैसा कोई शहर नहीं है। वहां से आप खैर से वापस आए, फिर आपने अपनी जो हाँ, एजुकेशन परस्यू की। वहाँ पर मदीना में ही रहते हुए, तो बेसिकली यहाँ से आप कह लें कि मेरी लाइफ के सेकंड फेज का स्टार्ट हुआ। तो जो इस्लामिक एजुकेशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कंप्लीट कर ली। मैंने अपना जो तखस्सुस था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। हदीस के अंदर एक इजाज़ा होता है, ठीक। वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। माशाल्लाह। वो इजाज़ा होता है कि जो हमारी हदीस है वो स्ट्रॉन्ग है विद हिज सनद। उसमें ओके। असातिज़ा की यस, सनद होती है, चेन होती है, चेन ऑफ यस, नरेशन, चेन ऑफ नरेशन, यस यस तो यस। आप उस चेन ऑफ नरेशन में आते हैं, तो वो इजाज़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माय ओन चेन ऑफ नरेशन, जिसमें मेरी माशाल्लाह, अपनी चेन जो है वो हदीस की सनद जो है वो रसूलुल्लाह तक पहुंचती है विद माशाल्लाह, मेरे, यानी कि मैंने माशाल्लाह। अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने अपने अच्छा, उस्ताद मैं से। मैं बड़ा नालायक आदमी हूँ जी दीनी मामलात में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अवाम के लिए क्योंकि दिस इज, ये आपने एक ऐसी बात कर दी जिससे इनको फायदा हो सके। जी जी चेन ऑफ नरेशन में दे से कि टाइम ड्यूरेशन इज वन ऑफ द की जी फैक्टर्स, जी कि सरकार ने खुद बराह रास्त किसी को जी जी कुछ कहा, जी जी या किसी ने सुना कि उनके वालिद को सरकार ने कहा। हम्म, मिसाल है, ये एक लड़ी बिल्कुल बनती है ना। बिल्कुल। एंड देन एक और एस्पेक्ट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन भी चेक की जाती है, कि उस चेन ऑफ कमांड में कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अरब में शोहरत हम्म खराब थी, या जो मशहूर था कि अल्फाज में थोड़ी सी कमी पेशी कर सकते हैं। मतलब इतनी डिटेलिंग है, तो इसका एग्जैक्ट क्या मतलब मैकेनिज्म क्या है हदीस की ऑथेंटिसिटी के लिए? वेरी गुड, बहुत बहुत मजे का आपने सवाल किया। जब हम हदीस कहते हैं तो हदीस की डेफिनेशन जो की जाती है वो कहते हैं कि हुआ मा उज़ीफ़ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन। कोई भी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाएगी, या तो वो आपका वर्डिक्ट हो सकता है, आपने फरमाया कि डू दिस, ये काम करो, ये ना करो, बिल्कुल, हुक्म दे दिया ना, वर्डिक्ट जुबान से फरमा दिया। बिल्कुल, दूसरा हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी काम किया और सहाबा वहां पर मौजूद थे, उन्होंने देखा और उन्होंने नरेट कर दिया कि वी सा, हमने रसूलुल्लाह को देखा ऐसे ऐसे देखा, करते हुए, उन्होंने बिल्कुल बता ठीक, दिया। बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपकी जो जॉब ऑफ नबुवा थी, उसमें ये चीज थी कि आप जो कोई बुराई हो रही होती थी तो उस बुराई से मना करना आपकी नबुवत की जॉब में था। तो ठीक, आपके सामने कोई काम हुआ और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की कि आपने कहा फाइन ठीक है, और बिल्कुल आपके ठीक, इल्म में था, बिल्कुल तो ठीक, वो भी पार्ट ऑफ दैट, के वो साहबा बताते हैं कि आप सल्लम के दौर में हम ऐसे करते थे और रसूलुल्लाह मौजूद थे और आपने हमें से मना नहीं किया, रोका नहीं इससे। बिल्कुल अगर ठीक, गलत होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे लाजमी तौर पर रोकते, तो ये भी उसमें आ बिल्कुल, जाती है। एंड देन देयर इज अ पार्ट ऑफ हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दो तरह के। एक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि बिल्कुल ठीक, आपके एटिकेट्स कैसे थे, वैल्यूज कैसी थी। दूसरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपका आपका चेहरा मुबारक कैसा था, आपकी दाढ़ी कैसी थी, इन्हें हम कहते हैं सिफात खिल्किया, जिनका आपसे बिल्कुल ताल्लुक है। ठीक, तो ये सब चीजें हदीस के बिल्कुल अंदर ठीक, आती हैं। बिल्कुल अब ठीक, होता यह है कि सबसे पहले जो उस दौर में थे वो सहाबा थे। तो बिल्कुल, सबसे पहले सहाबा ने नरेट किया हदीस को, कि उन्होंने बताया कि हमें रसूलुल्लाह ने ये कहा, और या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। एंड देन उसके बाद जो सहाबा के बाद जो उनके शागिर्द थे वो थे ताबईन। बिल्कुल ठीक, ताबईन के शागिर्द है तबा ताबईन। ओके, एंड देन आफ्टर दैट ये चेन ऑफ नरेशन इस तरह से चलती जाती है कि वो ओके, जनरेशनल गैप से आते हैं, क्योंकि ओके, ताबी होता ही वो है कि जिसने सहाबी से मुलाकात की और रसूलुल्लाह को ना देखा हो, बिल्कुल ठीक। और तबा ताबी वो होता है कि जो ताबी से मिला और उसने सहाबी से मुलाकात नहीं की। अगर मैं एक भी समझ गया, सहाबी से मुलाकात होगी आपकी ईमान की हालत में एज अ मुस्लिम, तो आप तबा ताबी के दर्जे पे चले जाते हैं। और ये 3 जनरेशन वो हैं जिसको रसूलुल्लाह दुआ दे के गए थे कि ये 3 जनरेशन खैर पर रहेंगी, तो इनके बारे में दुआ है। एंड देन फिर आफ्टर दैट ये चेन ऑफ नरेशन चलती है। अब ठीक, हुआ ये कि सबसे पहली बेसिक चीज है कि इस चेन ऑफ नरेशन में किसी भी जगह पर गैप नहीं आना चाहिए बिल्कुल एक ठीक, जनरेशन का। ये नहीं हो सकता कि थर्ड जनरेशन जाके वो फर्स्ट जनरेशन से बात और कर अगर बस। सेकंड बीच में मिसिंग हाँ, है सेकंड मिस है तो तो ज़ईफ होगी। वो हदीस ज़ईफ होगी। एक तो पहली चीज है ठीक, कि चेन ऑफ नरेशन में किसी भी जगह पर जनरेशन का गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जैसे बिल्कुल जनरेशन ठीक, का गैप होगा उसको खत्म कर दिया बिल्कुल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, अच्छा जनरेशन के गैप के अंदर इतना उसको मलहूज रखा जाता है कि एक एक गैप होता है जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ जाता है, और ओके, एक वो होता है जो हमें नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल उसमें ये होता है कि आप और मैं, हम स्टूडेंट, और हम एक उस्ताद के पास हदीस पढ़ने के लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक, अब हुआ ये कि एक दिन आपने कर ली छुट्टी, बिल्कुल ठीक, छुट्टी कर ली और आप नहीं आए, और मैंने वो हदीसें उस्ताद से सुन ली बिल्कुल ठीक, और वो मैंने महफूज कर ली। मैं अगले दिन आया और आपने मुझसे कहा कि जी कल उस्ताद ने क्या हदीसें बताई थी, आपने वो नोट कर ली। अब ओह! जनरली ओके, वो वो पर्टिकुलर अहादीस
आपने डायरेक्ट उस्ताद से नहीं सुनी, आपने मेरे से ली है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डायरेक्ट उस्ताद से सुनी है। बेशक। और अगर कोई मैं कोट करूंगा कि मैंने आपसे ली है, आपसे ली है और फिर आगे ली है, तो बिल्कुल ठीक। मैं कहूंगा कि मेरे पास ये 10 हदीसें 100 हदीसें हैं, इनमें से 10 वाले में ये एक और वास्ता है और बाकी जो है वो मैंने डायरेक्टली है। अब अगर कोई बंदा वो ये कहे कि यार इसकी वजह से तो मेरा एक वास्ता है चेन ऑफ नरेशन में आ गया, तो ये तो चेन बढ़ गई, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको साइड पे करता हूं और मैं जो है पकड़ लेता हूं। अब इसको मुहद्दिसीन ने इतना भी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इसने ये 10 हदीसें डायरेक्ट ली हैं और 10 बाकी 10 डायरेक्ट किसी की वसातत से नहीं, और इसने बताया नहीं है मैंने किससे ली है, यार इसको भी साइड पे करें। अच्छा। इसकी वो स्पेसिफिक अहादीस वो नहीं ली जाएंगी। देन जो बंदा उस चेन ऑफ नरेशन में आता है उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पैरामीटर है, उन्हें हम कहते हैं, हमारी जो इस्तिलाह उसमें कहते हैं कि जो रावी है, जो नरेटर है, वो आदिल होना चाहिए। अब आदिल के अंदर 3 चीजें आती हैं। मुनसिफ नहीं होना चाहिए। नहीं, आदिल इसका एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आदिल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आदिल में क्या कहते हैं कि आदिल में डेफिनेशन में आता है कि उस बंदे के ऊपर ये इल्जाम नहीं होना चाहिए कि वो हदीस के मामले में झूठ बोलता है, उसे हम कहते हैं कज़्ज़ाब। अगर तो बहुत से ऐसे रावी है, बाद में बोला है कि यहूदियों की तरफ से लोगों उन्होंने इम्प्लांट किए कि उन्होंने जाकर जस्ट टू क्रिएट थोड़ा सा नेचुरल, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने हदीसें गढ़ना शुरू कर दिया अपनी तरफ से। उनकी ट्रेनिंग भी पक्की थी अपने किताब की। तो वो ना वो कज़्ज़ाब होना चाहिए। फिर उसके बाद ना, अगर चले एक बंदा है कि वो हदीस के मामले में झूठ नहीं बोलता, लेकिन आम जिंदगी में वो झूठा है, तो उसकी हदीस भी नहीं ली जाती। अच्छा, उसके बाद अगर कोई इंसान कबीरा गुनाहों में से किसी गुनाह में मुलव्विस है और किसी ने देख लिया कि वो कबीरा गुनाह में मुलव्विस है, उसकी हदीस नहीं जाती। अच्छा। एंड देन दूसरा पैरामीटर है कि जाबित होने का। अच्छा, चले एक बंदा नेक है, लाजमी नहीं है कि उसको ड्राइविंग भी आती है ना, आप उसको दे देंगे, तो वो क्राइटेरिया नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि उसको स्किल्स पे पूरा उतरना है। अब उसकी स्किल्स क्या है कि एट दैट टाइम हदीस जो है वो 2 तरह से ली जाती थी, या तो जुबानियात की जाती थी या लिखी जाती थी। तो अब जो वो हदीसें उसने उस्ताद से सुनी है, क्या एग्जैक्टली उसने वही ली है, तो उसके लिए इसे हम कहते हैं इजाजा, कि वो वेरीफाई करवाता है उस्ताद से कि क्या जो बात आपने मुझे बताई है वो एग्जैक्ट वही है। वो वेरिफिकेशन होती है, देन इजाजा होता है। और उसमें भी अगर मिसाल के तौर पे आपका हाफिजा अगर कमजोर है ना, तो आपका लेवल एक नीचे आ जाएगा, और अगर आपका हाफजा बहुत बुरा तो आपको भी निकाल देंगे साइड पे कि आपकी रीसें नहीं लेनी हमने। आपका हाफजा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैसा मैकेनिज्म है, पूरा एक डिटेल्ड मैकेनिज्म है, और उसमें एक पॉइंट को जो है ना वो ऐड किया जाता है। और हर एक यानी कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में हर एक को इजाजा भी नहीं दिया जाता कि हर बंदा चेन ऑफ नरेशन का पार्ट नहीं बन सकता। देयर आर सम पर्टिकुलर मेजर्स, अगर हम चेक बॉक्सेस को पूरा करेंगे देन आप उस चेन ऑफ नरेशन में आएंगे, क्योंकि आप उस चेन ऑफ नरेशन को महफूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से वो पूरी चेन ऑफ नरेशन खराब हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। सो आपको सेट क्रेडिबिलिटी के ऊपर पूरा उतरना है, एंड देन मतलब है कि आप अगर उस हदीस साइंसेस के ऊपर पढ़ना शुरू करें तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस पॉइंट के ऊपर जाके कैसे हदीस को महफूज किया गया, और वो एक वर्ड, एक लफ्ज जो है ना, वो अगर ऊपर नीचे भी हुआ तो उसको भी लिखा गया है। अच्छा, मैं आपसे, क्योंकि आपकी मौजूदगी है, मैं अभी बातें और भी बहुत सारी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपसे टाइम भी ज़्यादा लूँगा। नो इशू, थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मुझे एक चीज़ बड़ी हर्ट करती है, मतलब बड़ी तकलीफ देती है, मैंने एक एक्सपीरियंस किया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने दुनिया बहुत ट्रैवल किया, मैं बहुत फिरा, यूरोप, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, पूरा मतलब है ना। मेरी एक असेसमेंट है कि हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे ये समझा जाता है कि मुसलमान तादाद में थोड़े हैं, कम है, उनमें यूनिटी ज़्यादा है। जब मैं अपने मुल्क में आता हूँ, जहाँ अनफॉर्चुनेट बात है कि माशाल्लाह इतने तादाद होने के बावजूद जो डिफरेंसेस हैं बिलीव्स के, और फिर इसमें भी कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न एजेंडा के तहत उन बिलीव्स को फ्यूल किया जाता है, वो एडिंग फ्यूल टू द फायर वाला कॉन्सेप्ट होता है। जस्ट बिकॉज देन अगेन डिवाइड एंड रूल है, गोरा ड्रिल करके है वो हमारे सेटअप में, कभी वो हमें कल्चरली कंफ्यूज करना चाहता है। हम कितने एक अजीब सी बात है कि हमारे बुजुर्ग ट्रैक बैक कहाँ करते हैं, हमारी रूट्स क्या हैं। आज जितना भी हमारा वेडिंग कल्चर है वो सारा सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक कल्चर के तर्ज पे चल रहा है, नो डाउट। और हम अपने अरब के कल्चर से, या जो आपका कोर था दीन का, वहां से हम दूर हैं। कितनी शादियां नजर आती हैं जहां मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा जाए और डायरेक्ट वलीमा दिया।
ये वलीमे की दावत बड़ी हो, ग्रैंड हो और सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन बट सेलिब्रेशन तरीके से, लेकिन उस तरीके से हम दूर हैं और हम हर इंडो पाक कल्चर के अंदर हम फिर फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। फिर हमने थोड़ी देर पहले बात की कि सारी कंफ्यूजन जो है वो गोरा डाल के गए। मैं ये कहता हूँ कि क्या ऐसा मेथड हो, क्या ऐसा मैकेनिज्म हो कि ये जो डिफरेंट सेक्ट और डिफरेंट बिलीफ्स हैं इनको किसी कॉमन ग्राउंड पे लाया जाए। मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई अहले तशी का अलामा जो है वो जाके मौलाना तारिक जमील साहब को मिलता है। जिस तरह वीडियोस आ रही होती हैं अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे शहनशाह नकवी और मौलाना तारिक जमील की, या फॉर दैट मैटर ये तो नाम हमने दो ले लिए, मतलब ऐसे जितने भी हमारे उलमाए दीन हैं, काबिल एहतराम हैं, डिफरेंट फिकों से जिनका भी ताल्लुक है, मतलब इनकी गैप को कैसे ब्रिज किया जाए। ये एक ही पॉइंट है, यानी कि एक ही कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर सब इकट्ठे हो सकते हैं। और वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिक्र किया। मतलब है कि हमारे यहाँ दीन दो तरह के हैं, एक वो दीन है जो आसमान से उतरे हैं और एक वो है कि जो मैन मेड है। बिल्कुल ठीक। जो आसमान से उतरे हैं जिसमें यहूदियत आसमान से उतरा है, उनके पास तौरात थी, क्रिश्चियनिटी आसमान से उतरा है, इस्लाम आसमानी दीन है, बुक्स इससे पहले ज़बूर है, इब्राहिमी अदयान थे, यस इब्राहिमी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कुल या अहलल किताब, यानी कि जिनको अल्लाह ताला ने किताब देके भेजा है, जिन पर किताब नाज़िल की, उनको अहले किताब कहते हैं, जिसमें तौरात भी है, क्रिश्चियनिटी है, सारे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या अहलल किताबी तआलौ इला, ज़बूर है, कुल या अहलल किताबी तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। यहाँ पे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले किताब तआलौ, आ जाओ एक उस पॉइंट के ऊपर जो हम में और तुम में कॉमन है कि हमारा और तुम्हारा अल्लाह एक ही है, अल्लाह ताला वहां पर भी एक कॉमन पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा भी जो कॉमन पॉइंट है ना वो भी एक ही है, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बुनियाद पर उस नुक्ते पर जमा होना है। और उस हमारा मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बात कहता हूँ कि क्या हमारे यहाँ किसी भी फिरके के अंदर इस बात में इख्तिलाफ है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं। क्या हमारे यहाँ किसी फिरके का इस बात का इख्तिलाफ है कि ज़कात नहीं देनी चाहिए? नहीं। क्या किसी का इख्तिलाफ है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? क्या किसी का इख्तिलाफ है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए? देयर आर मेनी कॉमन ग्राउंड्स जहाँ पर देखें इख्तिलाफ जो है ना जाफर भाई, इस कायनात का हुस्न है। अगर इख्तिलाफ ना होता तो ये कायनात कभी चल ना पाती। आप तसव्वुर करें कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जायके हैं उनका आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ ना होता। आप तसव्वुर करें कि दुनिया में जितनी भी शक्लें हैं उनका आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ ना होता, पहचानना ही मुश्किल। जितने रंग, सब ब्लैक एंड व्हाइट होता, रंगों का आपस में इख्तिलाफ ना होता। अब एक घर में देखें ना, एक घर में एक बच्चे को पिज्जा पसंद है और एक बच्चे को बर्गर पसंद है, जिंगर बर्गर चाहिए ना। सो अब ये भी एक इख्तिलाफ है, एक को चिकन पसंद है, एक को चिकन पसंद नहीं है। तो उस इख्तिलाफ के साथ रहते हुए हम एक कॉमन ग्राउंड में एक घर के अंदर रहते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। बर्दाश्त इज द की वर्ड हियर सर, बर्दाश्त। सो ठीक है, मैंने जिंगर खाना, आप जिंगर खाए, जिसने पिज्जा खाना वो पिज्जा खाए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसमें एक पॉइंट हमें समझना है कि हमारे यहाँ ना अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि हर वो बंदा जिसकी दाढ़ी है वो शायद दीनदार है, हर वो बंदा जिसने कोई जुब्बा दस्तार पहना हुआ है वो दीनदार है। हर जुब्बा और दस्तार पहनने वाला और हर दाढ़ी वाला दीनदार नहीं है। और मैं इससे बढ़ के एक और बात कहूंगा, लाजमी नहीं है कि हर वो एक इंसान जिसके पास दीन का इल्म है वो आलिम ही है, वो दीनदार भी है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मालूमात एंड इल्म। इल्म क्या है? इल्म अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। असल इल्म वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत। तो एक इंसान के पास जो है वो मनो किताबों का, कुरान की किताबों का, हदीस की किताबों का इल्म है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है ना, अगर तो वो इल्म कुछ नहीं है सर, वो आलिम नहीं है, वो दीनदार नहीं है। वो तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि उसकी मिसाल तो एक गधे की मिसाल है कि जैसे आप गधा गाड़ी के ऊपर आप हजारों किताबें लेके जाते हैं तो क्या वो पीएचडी स्कॉलर बन जाता है? नहीं। सो इल्म अल्लाह का डर है, अपने जाती मफादात को, अपनी जाती पसंद नापसंद को पीछे रख के अल्लाह के लिए, अल्लाह क्या है कि अल्लाह के लिए आपने दूसरों को फैसिलिटेट करना है, आपने उसूल पे खड़े होना है, आपने हक के साथ खड़े होना है, आपने अपनी बरादरी के साथ नहीं खड़े होना, अपने में नहीं मेरा फिरका, अपने फिरके के साथ नहीं खड़े होना,
आपने सोशल टाइज को और सोशल मामलात को रिलीजियस टाइज और रिलीजियस मामलात से बाइफरकेट करना है और वो अल्लाह है। और वो अल्लाह है। तो एक कॉमन पॉइंट पूरी दुनिया के मुसलमानों का, जिसके ऊपर तमाम के तमाम मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं, वो है कि वो अल्लाह के पॉइंट पे इकट्ठे हों कि हमारा अल्लाह एक है और हमने अल्लाह के लिए इवन एक और भी मेरी बहुत ही नाकस राय, मैं सबसे माजरत भी अगर कोई गलती हो जाए ऊपर नीचे, लेकिन बात यह है कि रसूल अल्लाह तक भी हम मुत्तफिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके खत्मे नबूवत तक भी मुत्तफिक हैं। क्योंकि अगर जो उस पे नहीं आता, मैं किसी की दिल आजारी भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरी नजर में, नाकस नजर में, वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है, क्योंकि मोहर नबूवत, खत्म नबूवत जो है उसके ऊपर कोई तो ईमान है। बस अगर इस तक रहे और चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें तो मे भी शायद यूनिटी भी बाकी आपस में नजरियात के खिलाफ रख के आप रहें। बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला ने ना जाफर भाई हमें सेल्स गोल नहीं दिए हुए। बिल्कुल ऐसे ही कि आप इतना काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी अदा, कोई भी जेस्चर, कोई भी चीज, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ ऐसे नबी आएंगे, सारी जिंदगी, आज हम ना थोड़ा सा काम करते हैं तो हम ही मतलब कि गया से गया बंदा भी ना, वो भी 10 फॉलोअर अपने इकट्ठे कर लेते हैं बिल्कुल। कुछ नबी लीडर बन जाता है। कुछ नबी ऐसे आएंगे, सारी जिंदगी लोगों को अल्लाह की दावत देते रहे, एक बंदा भी उनके दीन पर नहीं आया, और अल्लाह के बारगाह में आएंगे तो क्या वो फेल होंगे? नहीं, वो अल्लाह के यहाँ सक्सेसफुल है। सो द कॉन्सेप्ट ही हमें ये कहता है कि ये जो इंसान बेसिकली जो कुरान और हदीस बेसिकली इंटरप्रिटेशन होती है, तो उससे जो इंटरप्रिटेशन एक्सट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं मुज्तहिद। बिल्कुल ठीक। तो वो मुज्तहिद जब कुरान और हदीस से इंटरप्रिटेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो हमें ये कह रहा है कि ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की रजा, अल्लाह ताला की वांट ये है कि मैं ऐसा बन जाऊं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इंसानी अकल इन्वॉल्व होगी ना, इंसानी अकल इन्वॉल्व होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक जो इंटरप्रिटेशन एक्सट्रैक्टर था उसने कुरान से एक इंटरप्रिटेशन एक्सट्रैक्ट की, बिल्कुल ठीक, और उसके अंदर आप पॉसिबिलिटी है वो ठीक भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, क्योंकि वो मेरा माइंड है, मैं उससे कर रहा हूँ। अब मेरा इल्म कामिल और मुकम्मिल तो नहीं है, उसमें गलती हो सकती है, गलती का 100% इम्कान मौजूद है। अब आप मजे की बात देखें, आप देखें हमारे सारे इख्तिलाफ हल होने वाले। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर एक मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, इंटरप्रिटेशन एक्सट्रैक्ट की और इंटरप्रिटेशन होगी सही, जो अल्लाह ताला की चाहत थी, अब उसको मिलेगा डबल अजर। वाह! एक उसको अजर मिलेगा कि उसने एफर्ट की, और एक उसको अजर मिलेगा कि उसने सही इंटरप्रिटेशन ली। बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ दूसरा आता है जो इंटरप्रिटेशन एक्सट्रैक्ट करता है, अब वो कोशिश करता है, मेहनत करता है और गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेता है। गलती होगी ना, पर इल्म उसका मतलब कि वो पैरामीटर ये नहीं है कि हर बंदे उठ के इंटरप्रिटेशन करते, वो पैरामीटर पे पूरा उतरता है। अभी इंटरप्रिटेशन का आपने जिक्र कर दिया, मैं इस पे भी क्वेश्चन करना चाहता हूं। अब वो उसने जब गलत इंटरप्रिटेशन ले ली तो अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए एक अजर है, क्योंकि उसने जो मेहनत की है, एफर्ट पुट की है, वो अल्लाह के लिए किया, अल्लाह को राजी करने के लिए किया, तो अल्लाह की रजा तो उसको मिल गई है। सो इंटरप्रिटेशन के इख्तिलाफ के साथ भी अजर मिलेगा। जब अल्लाह आपको अजर दे रहा है तो आप क्यों दूसरे का अजर क्यों नहीं ले रहे? और मैं आपको बताऊं, हम अक्सर बैठे होते हैं, डिस्कशन होती है, मैं ये बात करता हूँ कि इससे ज्यादा खूबसूरत कौन सा दीन होगा जहां पर आपको बहाने से नेकियां दी जाए। अल्लाह बहाने से, मतलब किसी के रास्ते से रोड़ा हटा दिया, उसकी भी नेकी है। अच्छे काम की नियत कर ली, उसकी भी नेकी है। अच्छा, फिर बीच में ऐसी भी चीजें होती है कि ये नेक रातें, इसमें अल्लाह से मांगो, अल्लाह इस हद तक तुम्हें नवाजेगा। मतलब इतने छोटे छोटे बहाने, ऐसे लगता है जिस तरह आपका रब आपसे इतना प्यार करता है कि आपका अल्लाह चाहता है कि आप किसी बहाने से नेकी ले, और गुनाह करने पे सजा है, नेकी के तो नियत पे भी सवाब है, नियत पे भी सवाब है, और करने ऐसा कौन सा दीन होगा? करने पे तो कई हजार गुना मिलता है, कई हजार गुना मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपने बात की, मैं जो आपने लफ्ज यूज किया ना, रजा इतना बड़ा लफ्ज है कि अगर कोई बंदा समझे, और वाकयात में मुझे ऐसा नाकस बंदा 4-5 तो मैं वाकयात दीन के कोट कर सकता हूँ, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने सिर्फ और सिर्फ वो काम अमल किए इस नियत से कि उनको रजा इलाही चाहिए, उनको अल्लाह की रजा के लिए करना है, उनका मेन गोल ही जिंदगी का ही है। और अगर कोई ये बंदा सोच ले हर काम करने से पहले कि मेरे अल्लाह का इसमें, तो मैं कहता हूँ आप फ्री, आपसे देखिए, आपसे कोई रिश्वत का मुतालबा क्यों करता है?
क्योंकि उसको अल्लाह की रजा उसकी प्रायोरिटी में नहीं है ना। नहीं है, जब अल्लाह की रजा उसकी प्रायोरिटी में होगी फिर वो रिश्वत लेते हुए उसके हाथ कांप जाएंगे। कांप जाएंगे, बिल्कुल तो ऐसा ही है, कि बिल्कुल कौन ऐसा सी ही। जात देख रही है ना कौन मुझे, सी जात देख रही है, कैमरे की असल आग लगी होती है तो यार नहीं इधर नहीं टेबल के सही कैमरा बात देख रहे है, हैं। सही बात तो है। वो जब रजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आ जाएगी तो फिर कोई मेरे हक मारने लगेगा ना तो उसकी टांगें कांप जाएंगी ऐसा ही है, कि ऐसा मैं ही है। हक मारने लगा हूं तो यहाँ पे तो मैं हक मार दूंगा इसका, बट इसके पीछे जो जात खड़ी है ना वो अल्लाह की जात बेशक खड़ी है। बेशक बेशक बेशक। फर्स्ट स्टेप गाइडेंस का, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, परफेक्ट, कयामत तक, ता कयामत, नो डाउट। ठीक है जी। कोई मैटर अगर उसमें क्लैरिटी आपको कुरान पाक से नहीं मिलती तो फिर आपकी आ जाती है सुन्ना। बिल्कुल सुनना, ऐसे ही सर, बिल्कुल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। सर सुन्ना से आगे 2 पॉइंट्स हमें पढ़ाए गए थे जब हम पढ़े थे, वो थे इजमा और कयास, हाँ which was according to my नाकस knowledge, it was consensus and analogy. यस यस कंसेंसस एंड एनोलॉजी का एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हमेशा मेरा जहन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था कि कौन है वो। अगर इजमा होगा तो इजमा में जो बैठेंगे उनका क्या मेयार होना चाहिए, और जो कयास है एनोलॉजी, उस एनोलॉजी करने वाले का क्या तकाजा होना चाहिए। वाह वाह क्या बात है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूंगा इस पे। आपने कुरान की बात की तो कुरान है ना वो बेसिकली यूनिवर्सल बुक है जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने बेशक, चैलेंज दिया था। बेशक बेशक तो इसलिए अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में रूल्स जिक्र किए हैं, बिल्कुल उनकी ठीक। डिटेल्स नहीं जिक्र की। बिल्कुल ठीक। अगर डिटेल इससे कुरान से पहले जितनी भी किताबें नाज़िल हुई ना वो कोई किसी इलाके के लिए थी, किसी शहर के लिए थी, रीजनल थी, रीजनल थी। बिल्कुल कुरान इज यूनिवर्सल बुक। बिल्कुल ठीक। इसलिए आप देखेंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिक रूल जिक्र किए। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, बिल्कुल नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है। अब आपको नमाज की तफसीलात कुरान में नहीं मिलेंगी बिल्कुल ठीक। कि नमाज कौन सी नमाज की कितनी रखते हैं, बिल्कुल किस रकत में क्या पढ़ना है, वो बिल्कुल, सारी आपको बिल्कुल। तफसीलात मिलेगी। वो अमली तस्वीर सुन्ना के अंदर आपको मिलेगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करके दिखा दी। बेशक, सो कुरान और सुन्ना तो हो गया हमारा बेसिक। कुरान इज अ बुक ऑफ रूल। जैसे आप समझ लीजिए कि किसी भी मुल्क का आयन होता है, बिल्कुल कुरान आप समझ लें कि हमारा आयन है और वो हमें उससे अब उससे आपने क्या करना है, आपने उससे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। बिल्कुल ठीक। आपने आपने उसमें कयास करना है। अब कयास की ही एक सूरत होती है जिसपे इजमा हो जाता है। मैं इन दोनों चीज़ों को आपको ओके एक्सप्लेन ओके करता हूँ। ओके तो बेसिकली क्या है कयास? ओके। कयास क्या है कि आप अब उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट करके आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ रिसेंटली कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर क्या हुआ कि जी उन्होंने आइन की एक तशरीह कर दी, स्पीकर साहब ने कर दी। आगे वाले सब माशाल्लाह स्पीकर रहे हैं जी, तो जी, उनकी तो जी, जी। और उनकी तो ये कोई रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं कि जी वो बिल्कुल। आइन की तशरीह आइन कर की दे। तशरीह की, हाँ तो जी। आयन की एक तशरीह कर दी जी स्पीकर साहब ने। वो एक पार्टी ने मान ली, अपोजिशन पार्टी का नहीं, हम नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी ये इंटरप्रिटेशन इनकी गलत है, ये वो कहते हैं नहीं ये गलत है। आप टॉक शो पे बैठ के दो वकील बैठ के वो कह रहे थे कि जी इंटरप्रिटेशन है, वो कहते हैं ये इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। दो वकील और हैं, दोनों अपनी जगह बड़े आर्गुमेंट दे रहे होते हैं, बड़े ऐसा भी आर्गुमेंट नहीं दे रहे है। होते हैं। अब इसका ये थोड़ी मतलब है कि आईनी खराब है, नहीं, इंटरप्रिटेशन हो रही है। होता क्या है जैसे इंटरप्रिटेशन का इख्तिलाफ होता है तो ठीक है आप इख्तिलाफ करें, लेकिन देन देयर इज अ सुप्रीम अथॉरिटी बेशक जो इंटरप्रिटेशन को डिसाइड करती है, बेशक आयन की बेशक, तशरीह करके लिख बेशक, देती है। बेशक, बेशक। अब इख्तिलाफ होने के बावजूद हाँ कहते हैं कि सुप्रीम अथॉरिटी ने इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी है, मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन मुल्क के अंदर नज़म को बरकरार रखने के लिए उस सुप्रीम अथॉरिटी के सामने हम इसको मानेंगे। सेम गोज दैट। अब दो इंटरप्रिटेशन हो गई हैं। ठीक है। अब एक इंटरप्रिटेशन जिसको तस्लीम कर लिया जाएगा, जिसको यूनानिमसली तस्लीम कर लिया जाएगा, अगर आपको लगता भी है कि वो गलत है तो आप उसके सामने जो है वो आप कहेंगे ठीक है फाइन, सरेंडर करेंगे और दिस इज द रूल। अब कयास करने के लिए जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप समझ लें कि इंटरप्रिटेशन को लॉ करने के लिए हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम है। आप वकालत के पूरे सिस्टम से गुजरते हैं, देन जिसको लॉ करता है वो चीफ जस्टिस होता है, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी होता है। सेम गोज दैट के इसके लिए जो कयास करता है वो होता है मुज्तहिद। तो मुज्तहिद के लिए चेक बॉक्सेस हैं। बिल्कुल वो मुज्तहिद बनने के लिए उसमें बुनियादी तौर पर ये है कि आपके पास जो है वो अरबी का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इतनी हदीसों का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जितने और उसमें भी ऐसा होता है कि आप इल रिप्यूटेड ना हो, हाँ इल रिप्यूटेड ना हो, बहुत सारी चीजें ठीक है। सो देन एक मुज्तहिद के पैरामीटर पे पूरा उतरने के लिए कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं। तो वो मुज्तहिद ही कयास कर सकता है, हर बंदा कयास नहीं कर सकता। तो वो अथॉरिटी है। एंड देन अगर कोई ऐसा कयास होता है जिसके ऊपर तमाम मुज्तहिदीन आपस में यूनानिमसली इत्तेफाक कर लेते हैं, तो अब वो इजमा हो जाता है। अब उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। एग्जाम्पल है जैसे कि खत्म नबूवत,
ओके सो ख़त्म नबूवत पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का इजमा हो गया है। इजमा हो गया। तो जो इजमा जब हो जाए यूनानिमसली उसका जैसे हम कहते हैं कि 73 के आइन के ऊपर यूनानिमसली इत्तेफाक है, बिल्कुल तो इसके खिलाफ कोई नहीं बात कर नहीं सकता। कर सकता। तो इजमा एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इंसान इजमा अगर हो गया, बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गया, तो अगर कोई इंसान इजमा के खिलाफ चला जाता है तो वो सम टाइम दार इस्लाम से भी बाहर चला जाता है, क्योंकि वो इजमा यूनानिमसली हो गया। और वैसे भी वो इज्मा जो है वो एक सर्टेन मेयार के हाँ, एक तो आप अपनी क्वालिटी के मुताबिक आप उसको वो नहीं कर नहीं कर सकते सकते, नहीं नहीं कर कर सकते सकते। उसमें बिल्कुल सो leverage नहीं ले बेसिकली एक है क्यास, एक सिंगल इंटरप्रिटेशन है, और ठीक एक है कि एक यूनानिमस इंटरप्रिटेशन। सकते। That is a mix of large consortium of हाँ, interpretation हर तरह के लोगों के, हर तरह के हर मैं तरह समझ के गया। सेक्ट के लोग जब तो एक वो चीज तो को बड़ी बड़ी सॉलिड चीज बन सॉलिड जाती चीज हो जाती है, फिर उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। है। बिल्कुल समझ वो गया। कहते हैं कि वो आप जो है वो एक सेल्फ एक एस्टेब्लिश दलील बन जाती है कि जिसके थ्रू आप जो है कोई जिस तरह किसी मुल्क के आइन में प्रेसिडेंट हो जाता है प्रेसिडेंट हो जाता है, वो प्रेसिडेंट सेट हो वो जाता है, तो उसके president खिलाफ नहीं। तो इस्लाम बेसिकली ना यूनाइट करता है, तो वो ये नहीं कहता कि अब एक बंदा जो है वो अलग हो जाए, तो अलग होगा तो फितना और फसाद फैलेगा। डेफिनेटली डिस्प्यूट क्रिएट यूनानिमसली जो है उसके साथ चीजों को लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच हमें बड़ा मजा आया दीनी मामलात पे मैं सोच रहा था कि रैप अप की तरफ जाऊं अब मसला ये हो गया कि ये मैंने आपको थैंक यू किया आपके एक रोल के लिए और वो मैं डिस्कस किए बगैर तो No. खुदावजी नहीं देना चाहता बिल्कुल। आपको ठीक है जी तो उसमें ये है कि आपका जो एक्सपर्टीज है जी। वो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग हम्म, इस चीज में बिल्कुल। व्हेन वाज द टाइम यू एंटर्ड हाउ यू एंटर्ड और इस वक्त करंटली आप पाकिस्तान में जी, यूर जी। वर्किंग तो यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं डिजिटल मार्केट सारे ब्रांड्स बड़े बड़े इदारे अब तो हर चीज इज शिफ्टिंग टू डिजिटल। टू डिजिटल यस। तो ये जो रैपिड डिजिटलाइजेशन है हाउ डू यू सी दैट मेरा बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड में आने का जो इत्तेफाक हुआ वो सऊदी अरब से ही हुआ। बिल्कुल ठीक सऊदी अरब में हमारी यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी की हमारी सोसाइटी थी, मीडिया सोसाइटी। ओके सो मैं उस सोसाइटी का एक वॉलंटियर रजिस्टर्ड हुआ जाके। तो बिल्कुल मेरा ठीक। बेसिक पर्सपेक्टिव ये था कि मैंने नॉलेज बहुत ज़्यादा ले लिया था दीन का, अब मुझे एक्सपोजर चाहिए था। बिल्कुल ठीक सो मदीना यूनिवर्सिटी ट्रूली ट्रूली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं। अभी माशाल्लाह, रिसेंटली गिनीज माशाल्लाह। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम आया है माशाल्लाह कि अराउंड 120 प्लस कंट्रीज के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते क्या हैं। बात सो बात। वहाँ पर पूरा एक इंटरनेशनल इंट्रैक्शन, एंड देन मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना। पहले मैं वॉलंटियर था, फिर मैं उसका प्रेसिडेंट बना। आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जो उसका प्रेसिडेंट बना। माशाल्लाह एंड माशाल्लाह फिर वहाँ से सो ऑन हमने जो हमारा स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट था उसका मीडिया डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। ठीक है एंड देन हमारी यूनिवर्सिटी का एक कल्चरल फेस्टिवल होता है, ठीक है उस कल्चरल फेस्टिवल को एज अ पब्लिक रिलेशन मैनेजर के तौर पे और एंड देन मीडिया हेड के तौर पे मैंने देखा। फिर इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के साथ वहाँ पर मैं एसोसिएट बिल्कुल। हुआ। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर मैं रहा। फिर सऊदी बल्कि अरब आपको मैं ऑडियंस को बताऊं कि इनकी लिंगुअल मल्टीलिंगुअल होने की वजह से इंटरनेशनल चैनल्स कई ऐसे मामलात जहां अरबिक और अंग्रेजी दोनों को इस्तेमाल करना पड़ जाए तो ये एज अ जर्नलिस्ट भी ओपिनियन देते हैं इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप लास्ट टाइम यस जब लास्ट मोहम्मद मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का जो विजिट हुआ था visit था। पाकिस्तान में, तब एट दैट टाइम बहुत से जो यू हैड बीन रिपोर्टिंग फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल अरब जो मीडिया That I चैनल्स थे। wanted the people to know this is an added point in the CV, right? So इसीलिए okay please continue please सो continue. वो सऊदी अरब ने एक अथॉरिटी बनाई है ठीक जो है। बेसिकली अगर जो उनका विजन 2030 है उसमें वो अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑयल टू डिफरेंट रिसोर्सेज। वो तो it's very evident this rapid growth and new city neon And city है क्या each and नाम है everything उसका वो सब and उसमें। Riyadh is the new hub for एंड Yes. वी वर एट जब ये सारा बिल्कुल कुछ ठीक। हो रहा था हम उसमें थे और हम उस टाइम पे वहां पर मौजूद थे। okay सो उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई कि जहां पर वो जो बिजनेसेस है स्मॉल बिजनेसेस को सिखाएं कि एक इंटरप्राइज और एक जो बड़ी कंपनी होती है, एक जो यूनिकॉर्न होती है, वो किस तरह से वर्क करती है। okay तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े उसको हम अरबी में कहते हैं बिबान, सो वी कैन Okay. से द एग्जीबिशंस, Okay, बड़ी okay. बड़ी एग्जीबिशंस करवाएं। और जो मदीना की एग्जीबिशन थी उसको एट दैट टाइम जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं फैसल बिन सलमान, वो मदीना के गवर्नर थे और एट दैट टाइम वो उसको देख रहे थे। और okay उसमें जो सबसे बड़ा डोर था वो था ई बिजनेस का, जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स okay का डोर था। e-commerce और e-commerce अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस डोर पर डायरेक्ट किया ई कॉमर्स के डोर को। माशाल्लाह सो वहाँ से जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो सारा मैंने
प्रैक्टिकली लिया हमने आपने वो एक्सपीरियंस? काम किया, रियाज़ के अंदर हमने बहुत सारा काम किया और जो मैंने देखा जो मुझे देखा कि पिछले अगर 10-15 सालों में वो लोग जो सऊदी अरब में थे, जिन लोगों ने वहाँ पर बिज़नेसेस किए, उन्होंने अकारात उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस किए और ओके, उसमें उन्होंने अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की और उन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल, बिज़नेस किया। बिल्कुल ठीक। बट आगे जो मैं फ्यूचर देख रहा था, फ्यूचर ये है कि अगले 5-10 सालों में वो लोग वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे, जो यहाँ पर आईटी की एक्सपोर्ट करेंगे। और ओके, पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान को इस वक़्त सबसे ज़्यादा आईटी की एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। सो ठीक वो है, एक मेरा विज़न था कि मैंने जो कुछ यहाँ से सीखा है, क्योंकि मेरे पास रियाज़ से बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की तरफ से मुझे ऑफ़र्स थी। मैं किसी भी जगह पर वहाँ पे जॉब कर सकता था। बिल्कुल ठीक, बट वो मैंने सारा छोड़ के मैं पाकिस्तान बैक इन 2019 बिल्कुल ठीक, कोविड से कुछ अरसा पहले जो है मैं वापस आया और वो मेरा विज़न था कि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर एक एजेंसी एस्टैब्लिश करें एंड देन यहाँ से फिर हम जो है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स करें टुवर्ड्स सौदी अरेबिया और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, दीगर डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ हम उसको एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक, सो जो मेरा सारा जो ब्रॉट अप हुआ इस मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली, वो सारे का सारा फिर वो रियाज़ के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने काम किया एंड देन मैं 2019 में पाकिस्तान आया। तो ये 2019 कोविड के बाद वाला जो एरा था, ये वो एरा था जिसमें पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में बूम आया बिल्कुल ठीक। एंड प्रॉपर्टी के लोग इसमें आए काफ़ी, और काफ़ी, ये काफ़ी। नए एरा यस, पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात होना शुरू हुई और लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इन्वॉल्व होना शुरू हुए। बिल्कुल ठीक, सो अब कोई भी बिजनेस है आपका, फॉर एग्जांपल आप अपना कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले कोई दुकान लेंगे, शॉप बनाएंगे, शॉप बनाने के बाद फिर आप उसके बाहर एक बोर्ड लगाएंगे, फिर आप उसका इफ्तितार रखेंगे, एक देग बिल्कुल, पकाएंगे, लोगों को बुलाएंगे। तो व्हाट एक्चुअली डूइंग, यू आर डूइंग मार्केटिंग। आप बिल्कुल। उसके जो है वो बोर्ड्स बनाएंगे, पैम्फलेट पॉम्फलेट बनाएँगे, कोई बनाएंगे, ब्रोशर बनाएँगे, स्प्रेड द वर्ड ऑन द डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बिज़नेस। साइज ऑफ द कितने बिजनेस। कितने किस लेवल का बिज़नेस है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये सेम यही फंडामेंटल उठा के आपने डिजिटल में लेके आना है। सो ओके, आपका जो बिजनेस है, आप समझे आपकी जो शॉप है, बेसिकली आपकी वेबसाइट या आपका स्टोर जो है वो आपकी वो शॉप आपकी है। शॉप है। बिल्कुल अब ठीक, फॉर एग्जांपल आपने लाहौर के किसी एक एरिया में अंदर जाके आपने दुकान बना ली है। बिल्कुल अब ठीक, और आपने किसी को बताया नहीं है तो कोई बिल्कुल। बंदा वहां पर कैसे पहुंचेगा? सो इसी तरह दुनिया में रोजाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों वेबसाइट्स बन रही हैं। अगर आपने भी एक वेबसाइट बना ली है, अगर आपने भी एक वेब लेकिन आप स्टोर अपनी बना लिया, ऑडियंस को कैसे पहुँचेंगे? कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ठीक, सो उसके लिए देन देयर आर मेथड्स जिनको हम यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, कि मुझे वो जो बिजनेस नीचे दबा हुआ है, या फॉर एग्जांपल वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपकी पर्सनल वो आप ब्रांडिंग हो उसको सकती है। एल्गोरिदम्स में उठा हाँ, के ऊपर आप ऊपर उसको लेके आते हैं। उसके ओके, लिए फिर ठीक है, 2 तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं। एक मेथड है जो लॉन्ग टर्म होता है, जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है, और एक मेथड है जो शॉर्ट टर्म होता है, जिसे हम कह लें कि वी कैन से इट इज़ लाइक आप इंजेक्शन लगाते हो, उसने काम करना शुरू कर ठीक दिया। है, ठीक, और हमारे यहाँ मोस्टली मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का ज़्यादा फोकस शॉर्ट टर्म के ऊपर ही होता है। इंजेक्शन पे है। इंजेक्शन पे, और उसी पाकिस्तान को वैसे ही लेकर टीके लगाने पे चल रहा है। स्टेरॉइड बेस्ड मार्केटिंग जिधर करते जिधर हैं। होता है वो टीका लगा देते हैं। द फास्टेस्ट वे। फास्टेस्ट वे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी, अब देखें हर जी, घर जी। में मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ पर्सन जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हुँ, जो यूट्यूबर बनना चाहता है, जो फेसबुक पे हुँ। एक्टिव होना चाहता है। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके लिए क्या फ्यूचर है और ये पैसा कैसे कमा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से? देखिए एक तो ट्रेडिशनल वे है, आप ठीक है, अपना कंटेंट क्रिएट करें, अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल ठीक, आप उसी नीश में रहते हुए अपना कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। अगर आप ठीक एक है, नीश में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फूड व्लॉगिंग के अंदर है तो आप फूड से रिलेटेड बिल्कुल कंटेंट ठीक, प्रोवाइड करें। आज बिल्कुल, से 5 साल पहले ऐसे होता था कि अगर आपके चैनल के अंदर मल्टी डायमेंशनल कंटेंट होता था तो वो रैंक हो जाता था, ओके, लेकिन अब नहीं होता। ओके, अब आपका अगर आपका फूड व्लॉग का चैनल है तो उसको फूड व्लॉग में रखें, अगर आपका वीलॉगिंग का चैनल है तो उसको वीलॉगिंग में रखें। ओके, अगर आप ओके, कोई वैसे सोलो कोई आप व्लॉग करते हैं, पॉलिटिकल ओके, व्लॉग करते हैं, आप कोई और कोई मतलब है कि दीनी व्लॉग करते हैं, कोई भी आप व्लॉग करते हैं तो आप उसको सोलो रखें और उसके मुताबिक आप अपने एल्गोरिथम्स को आप उसको एंटरटेन करें। तो एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है जिसमें मोस्टली हमारे लोग काम कर रहे हैं कि आप अपना चैनल बनाते हैं, ऑडियंस इकट्ठी करते हैं, चैनल को मोनेटाइज करते हैं, और मोनेटाइज करने के बाद आपको उसके मोनेटाइजेशन के पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, उसके साथ जैसे आपको थोड़ा सा लोग जानना शुरू करते हैं तो आपके पास एंडोर्समेंट आना शुरू हो जाती है बिल्कुल ठीक। कि जी मुझे मेरी ये चीज़ एंडोर्स मेरी कर दे। चीज़ें दोस्त बिल्कुल आती हैं, तो ऐसे ही, कोलैबोरेशंस हो ऐसे जाती ही। हैं, एंडोर्समेंट होगी, एंड आप एंडोर्समेंट से आप जो है वो पैसे कमा सकते मतलब हैं। मेजर पैसा जो है वो मोनेटाइजेशन से नहीं नहीं, नहीं, आता। नहीं, मेजर मोनेटाइजेशन तो पाकिस्तान में वैसे सीपीएम बहुत लो है, बहुत हुँ, लो सीपीएम है। हुँ, एंड देन फिर आप एंडोर्समेंट्स करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एंडोर्समेंट और जो आपका जो मोनेटाइजेशन का पैसा है, ये भी बहुत कम है, ओके, बहुत थोड़ा पैसा है। अगर आपके पास विजन है, ओके। अगर आपके पास आप इससे समझ भी है, ज़्यादा कमा सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप प्रॉपर उसको प्लान करें। ठीक है, हम मैं इंडिया के कुछ यूट्यूब चैनल्स को मैंने देखा है कि मतलब है कि वो एक-एक बंदे का चैनल है एंड दे हैव 200 पीपल्स की टीम है।
जो उसको प्रॉपर्ली रन कर रही है, दे हैव देयर विजन। मतलब वो उसको उस लेवल पे कर रहे हैं टेक्निकली जिस तरह न्यूज चैनल ऑपरेट जैसे करता है, न्यूज़ जिसकी चैनल सब ऑपरेट करता है। सेगमेंटेशन होती है कि यहाँ पे हमारा इस कैटेगरी का हाँ। कंटेंट, इस कैटेगरी, एंड एवरी टीम इज डीलिंग विद डिफरेंट डीलिंग विद डिफरेंट समझ कंटेंट रहा एंड हूँ, समझ डिफरेंट ठीक है। चैनल, द ग्रुप ऑफ चैनल्स, ओके ग्रुप ऑफ ओके कंपनीज होती ओके है, ग्रुप ऑफ चैनल्स आप ओके क्रिएट करते हैं। ओके। और उसके ऊपर आप दुनिया का जो सबसे ज्यादा मतलब कि जो आपके ख्याल से कौन सा ऐसा चैनल होगा कि जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है? मिस्टर बीस्ट? मिस्टर बी से भी ज्यादा। नहीं। मिस्टर बीस तो एक चैनल है, आपने देखा होगा कि वो डेली क्राफ्ट के कुछ चैनल्स होते हैं। यस यस तो वो एक यूएसए के अंदर एक आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के बीसियों फ्लोर्स है, और बीसियों फ्लोर्स पे बैठ के हंड्रेड्स ऑफ पीपल बैठ के वो काम कर रहे हैं, और उनके कई चैनल्स हैं उनके। देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स दे हैव, किस लेवल पे हो रहा और वो दुनिया की कितनी जुबानों में है। और 5 मिनट क्राफ्ट्स आपने देखे होंगे, वो आती हैं, वो चीजें बना रहे होते हैं, वो इतना सा एक टेबल असल होता है। ये भी बात है ना जो आपने कि कितनी जुबानों में है, तो टेक्निकली उन्होंने एक टारगेट ऑडियंस एक बड़े लेवल पे बड़े level रीच की है ताकि हर किसी को अपनी जुबान में समझ आए। आपने मिस्टर बीस की बात की, मिस्टर बीस का उसका जो हिंदी वर्जन है, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है, उन्होंने उसका वो हिंदी वर्जन लॉन्च कर दिया किया और डिफरेंट, ताकि वो ज्यादा ऑडियंस तक उसको एक्सेसिबिलिटी उसको मोर एक्सेसिबल बनाने का। बढ़ा जाए। यस यस यस। सो इफ यू हैव अ विजन, अगर आपका प्रॉपर विजन है कि आप अपने चैनल को अगले 5 इयर्स में या अगले 10 इयर्स में आप उसको कहाँ पर देख रहे हैं, वरना अदरवाइज ये जो मनी है ना, मोनेटाइजेशन की मनी है, और ये जो मनी है, जो एंडोर्समेंट की मनी है, इसका टाइम पीरियड, टाइम स्पैन बहुत छोटा होता है। ओके। होता है कि आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग वायरल हुए, और वो वायरल होते हैं और वो एक अरसा 5-6 महीने रहते हैं, देन गायब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे आप ऑल ऑफ द सडन बाज़ दफा जब पॉपुलैरिटी मिलती है, जब व्यूज मिलते हैं, तो ओवर द नाइट मिलते हैं। ऐसे ही है। वो हमारे यहाँ एक चाय वाले थे जिनकी आंखों का था, अरशद जो है, वो आए एंड देन बट उसके साथ कोई अच्छी टीम जुड़ गई है, तो उन्होंने अपना चाय वाला एक ब्रांड बना लिया। ट्रू। लेकिन वो उसके बाद आए, मशहूर हुए और गायब हो गए। ट्रू। हमारे यहाँ टिकटॉक पे लोग आए, एकदम से आते हैं, चढ़ते हैं, एंड देन उसके बाद वैनिश हो जाते हैं, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह निकल जाते हैं। सो वो बहुत बहुत कम टाइम होता है। तो अगर आपने राइट टाइम के ऊपर अच्छे डिसीजंस लेंगे और उसको अच्छे तरीके से सोच के लेके चलेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। अपनी जगह देखें, आप जाते हो, मैंने खुद, आपको पता नहीं आपने वो देखी है नहीं, साल के स्टार्ट में मेरी एक वीडियो वायरल हुई। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर ना अल खलीज, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, मतलब नेम ब्रूट इंडिया, व्हाट नॉट, जूम, फलाना व्हाटएवर, सारे प्लेटफॉर्म्स, पाकिस्तान के भी है वो 18-19 करोड़ लोगों ने देखी, और 50-60 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस उसको एंगेज उन्होंने किया। समटाइम बंदे को लगता है इम्पॉसिबल सी बात है, मतलब मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और मेरी जिंदगी में उससे बड़ा चेंज आया। मतलब चेंज इस तरह आया कि ऑब्वियसली पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू मोर। हालांकि लोग ये बात भूल चुके थे शायद कि मैं 5-6 साल से सहाफत कर रहा था, मेरी वो चीज पे भी पानी फिर गया, मेरी आइडेंटिटी शायद कुछ और लोगों को नजर आनी शुरू हो गई। और उसके बाद मैं उस चीज को रिलैक्स होकर बैठा रहा 3-4 महीने, स्लेप्ट ऑन इट, होता है ना कि आप इशू पे। तो उसके बाद मुझे 1-2 हालात ऐसे बने कि आई केम बैक इन द फील्ड और मैंने काम शुरू कर दिया। अगर मैं प्रोबेबली ये ना करता तो आई वाज अ गॉन चैप्टर बाय नाउ। मतलब एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आप एक दफा तो आप हिट होते हो, बट देन अब आपने अपनी ऑडियंस को अपने साथ कनेक्टेड कैसे रखना है, रिटेन कैसे करना है उसको। तो मतलब उसको रिटेन करने के लिए अब आप देखें कि मेरे फूड व्लॉग्स चल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरा डिजिटल मीडिया प्रेजेंस में टिकटॉक का एक अकाउंट है जो मेरी डेली लाइफस्टाइल दे रहा है लोगों को। फिर एक अकाउंट है जो मेरी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स, शादियां, लोगों के घरों में आना जाना, वो जो एक एक्टिविटी है मेरी, वो एक्टिविटी का एक अलग अकाउंट है। सो यू नो द 3-4 अकाउंट्स जिनके पैरेलल चल रहे हैं, सेम यूट्यूब पे भी, सेम इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। फेसबुक पे मेरे 3-3 अकाउंट चल, तो यानी इतना मुश्किल होता है आपको कि आप अपनी जगह किसी तरीके से लोगों के साथ कनेक्शन फॉर्म कर सकें। मेरा ख्याल है लोग जो है ना, कई दफा उनको वो कैपिटलाइज भी नहीं करना आता ऑन दी अपॉर्चुनिटी, और इसके साथ साथ और वहां पे आप जैसे उनको लोग भी नहीं मिलते कई लोगों को। अगर मिल जाए, कोई गाइडेंस दे दे कि यार ये आप हो गया ना, बट नाउ दिस इज हाउ विल मूव फॉरवर्ड। इसका किस तरह आप लंबी रेस के घोड़े कैसे बनते हो। रेफर बेस में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई भी चीज़ दी है, आपको अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको फेम दिया है, शोहरत दी है, आपको एक ऑडियंस दे दी है, तो ये अल्लाह ताला की इनायत है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया तो इसके ऊपर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उनको सच बताना है।
आपने उनको सही गाइड करना है। गाइड करना है। तो ये एक बहुत सैड रियलिटी है हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, जी। कि जब वो एक लेवल पे आ जाते हैं ना, अब जैसे मैंने कहा कि अब आपको उसको मेंटेन रखना है ना, तो मेंटेन रखने के लिए आपको यू हैव टू डू समथिंग एक्साइटिंग। बिल्कुल ठीक। डेली आपको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करना बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके लिए फिर बैकएंड के ऊपर फेक चीजें प्लान की जाती हैं, फेक चीजें बनाई जाती हैं, और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। और हमारे लोग लिटरली बहुत सादा लोग हैं, सादा लोग बहुत सादा आवाम है। सो बिल्कुल आप को ये बात भी अंडरस्टैंड करनी है कि आप उस रेस में रहते हुए उसको मेंटेन करने के लिए आप सही तरीका अपना रहे हैं या आप Yes. गलत तरीका अपना रहे हैं। यस, और मैं बहुत से हमारे, क्योंकि मेरी तो फील है, ये मुझे अंदाजा है बिल्कुल। कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो अब एक सर्टेन, हमारे टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो जी। टॉप 10 के जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी वीडियोस के व्यूज को एक लेवल पे रखने के लिए उसके लिए फेक व्यूज लेते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टिकटॉक अकाउंट है, इफ यू नीड, लोगों ने जो है ना वो फेक सीपीएम्स बनाए होते हैं ना, उसके ऊपर आपको ऑडियंस मिलते हैं 2 लाख 2.5 लाख व्यूज तो ऐसे पड़ जाते हैं। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल आपका टिकटॉक है, टिकटॉक के ऊपर 100 रुपीज के अंदर 10,000 आपको व्यूज मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, 10,000 व्यूज मिल जाएंगे आपको, लाइक्स है आपको लाइक्स मिल जाएंगे। अब वो सीन क्या होता है कि एक एक कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट आईपीज के डिफरेंट ब्राउजर्स ओपन हुए होते हैं। तो एक एक कंप्यूटर के ऊपर एक एक हज़ार ब्राउजर ओपन हुआ हुआ है और वो डिफरेंट आईपी से कनेक्ट है, और वो आपकी वीडियोस में डालते हैं, और वो फेक व्यूज जो है ना वो आपको मिलते हैं, और वो ताकि आप पता चले कि यार ये 2 लाख व्यूज जो है ना वो तो फेक बने। वो फिर कल को एंडोर्समेंट ये वो पैसे हाँ, जैसे कल कमाई का तरीका बन जाएगा। एंडोर्समेंट होती है। तो इस चीज को भी आप समझें कि वो जो फेक व्यूज की बेस के ऊपर आप एंडोर्समेंट ले रहे हैं और आप अगले बंदे को बता रहे हैं कि मेरे पास इतने लोग हैं, तो आपको समझना है कि आप कहीं झूठ बोल के उसके अंदर भाईजान, मैं अभी आपने ये बात की है, मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि ये तो ऐसे ही है कि सब्जी मंडी में वो तराजू के नीचे जो हाँ आपने मैग्नेट लगा दिया है Magnet। गलत बार्गेनिंग लेने के लिए, गलत वैल्यू लेने के लिए। टेक्निकली तो ये उसी के बराबर ना हो गया। बिल्कुल ये उसी के बराबर है। मिस कोटिंग या और जाफर भाई, हमारे जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और खासतौर पर पाकिस्तानी जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो बहुत इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग अच्छा काम करने वाले उनको जो है ना वो उसके नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग की तरफ, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा किसी कि आपके माइंड में जो भी बातें होंगी आप एक्सप्रेस। क्या ये डेली व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन इस्लामी तकाज़ों से हटे बगैर जी जी अच्छे तरीके से ये की जा सकती है? कैसी गुंजाइश है? डेफिनेटली, क्यों नहीं की जा सकती। आप देखें, इस्लामी तकाज़ा में क्या कहते हैं, इस्लामी तकाज़ा ये कहते हैं कि आप पॉजिटिविटी को, अच्छाई को प्रमोट करें। तो अगर तो अल्टीमेटली आपका कंटेंट सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा है, लोगों के साथ जोड़ रहा है, लोगों के नफरतें पैदा नहीं कर रहा, लोगों की इस्लाह कर रहा है, उसकी तरफ लेके जा रहा है। जैसे आज हमने इधर बैठ के कंटेंट के अंदर कितनी अच्छी बातें की है। तो अगर इस तरह से अल्टीमेटली आपका आउटकम अच्छा है, तो डेफिनेटली ये काम करना आपके लिए बायसे सवाब भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, ये एक किस्म की तबलीग बन रही है। किस्म की तबलीग है। बिल्कुल, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। अब तबलीग सिर्फ बोल के तो नहीं होती। बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग तो आपके अमल से थी ना। हज़रत आयशा फरमाती है कि काना खुलुकुल कुरान, सारे का सारा कुरान तो आपके अखलाक की है। साहबा फरमाते हैं हमारे पास 2 कुरान थे, एक कुरान तो किताब में था, एक कुरान मदीने की गलियों में चलता फिरता हमारे पास कुरान था। सो आपका अखलाक, आपका अमल, आप बहुत से लोग बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए दूसरी कौमों में गए और वहां पर उन्होंने तिजारत की और उन्होंने देखा कि यार मुसलमान ताजिर ऐसा होता है। क्या बात है। और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो क्या बात है, किरदार ऐसा। तो दुनिया देखे कि यार पाकिस्तानी और मुसलमान पाकिस्तानी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर ऐसा होता है। कमाल है यार, कमाल है, कमाल कर दिया। क्या बात। लेकिन हम जो है ना वो हम जाफर भाई इतने किसी चीज के पीछे बढ़ जाते हैं ना, भूखों की तरह बढ़ जाते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से मैं नोच लूं उसको और मैं किसी ना किसी तरीके से उसको हासिल कर लूं। तो ये जो मैनर्स है ना, ये मैनर्स, आपका क्या ख्याल है कि दुनिया जो है वो जिसने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई वो बेवकूफ है? उसको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, उसको नहीं पता कि हम किस तरह से चीजों को डॉज कर रहे हैं, उसको नहीं पता कि हम किस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं। तो वो फिर हमारे ऊपर एक कलंक बन जाता है। मुझे रिसेंटली आई हैव टू ट्रैवल टू दुबई, 3 महीने से मेरा वीजा नहीं लग रहा था दुबई जाने का, लेकिन आज आके दुबई बचा था। और उन्होंने भी हमसे ना इन्हें कहा कि ये हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि सर आप पाकिस्तानी जो है ना आप इधर ही रहे। तो एक्चुअल में पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। पाकिस्तान इज इक्वल टू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये समझना चाहिए कि मैं जहां पर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा हूँ ना, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। तो दुनिया क्या कहेगी कि यार जो इस्लाम की बुनियाद पे मुल्क बना
बना था, उसके और वो लोग जो इस्लाम के बेशक, मानने वाले हैं वो बेशक, ये बेशक, लोग हैं। तो बेशक। वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। और हमने जो अपने जो आइडल्स बना लिए हुए हैं, और वो आइडल्स हमें उनकी उनकी वीडियोस को लाखों लोग देख रहे हैं, बेशक। तो उनका एक एक एक्ट वो एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। और उनको इस तरह से देखना चाहिए। वरना अदरवाइज चले दुनिया तो गुजर जाएगी, लेकिन क्या अल्लाह की आखिरत, बारगाह में जवाब नहीं देना। आखिरत। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ अगर एक बंदा समझता है कि मैं अपने कंधों पे उठा सकता हूँ, तो ठीक है और भाई। ये जो प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है, नेकी करके फौरन वीडियो डालने वाला, ये क्योंकि देखिए इस्लाम का हमने सुना था, किसी उलेमा से नहीं, बुजुर्गों से सुना जी था जी कि इस हाथ से नेकी करो, इस हाथ को पता ना चले, जी जी ये बातें। तो अब जो ये कॉन्सेप्ट है ऑफ शोइंग, उनका ये दलील आती है जो करते हैं, जी जी कि उनकी ये दलील आती है कि दिस इज टू गेन ट्रस्ट, अगले हम्म, का एतमाद लेने के लिए, क्योंकि अगला कैसे माने कि आपने पैसा हकीकतन उसी हम्म, काम में लगाया है हम्म, जो आपने जिसके लिए हम्म, इकट्ठा किया था, या जिसके लिए लोगों ने आपको दिया था। तो मतलब ये इसके बारे में आपकी क्या देखिए, टेक? एक तो ट्रस्ट फैक्टर है ना, कि आपने फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है, जी, वो डिफरेंट लोगों का पैसा इकट्ठा कर रही है, तो वो डेफिनेटली उनको बता रही है कि हमने आपका पैसा इकट्ठा किया और यहाँ पर लगा यहाँ पे दिया लगा दिया। था। एक है बस, कि मैं खुद से हाँ जी, मैं खुद से अल्लाह ताला ने मुझे पैसा दिया है, मेरे ऊपर करम किया, तो मैं खुद से नेकी का चैरिटी काम कर रहा कर रहा हूँ, मैं खुद से कर नेकी रहा का हूँ, काम, और मैं हाँ, साथ उसका साथ शो ऑफ भी कर रहा हूँ। अब इसमें दो चीजें हो सकती है। सम टाइम आपका वो दिखाना, अगर तो आपकी नीयत खालिस है जी, कि इससे दूसरे लोगों को तरगीब मिले, हम्म, तो वो बेहतर भी है। और अगर आपको लगता है कि उसके दिखाने की वजह से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो उससे बचना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी कुछ नेकियां ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लिए हों, और कुछ नेकियां ऐसी होनी चाहिए जो जो सिर्फ हमारे आपके और अल्लाह के अलावा किसी और के ना बताओ। ना हो, वो अरबी का एक शेर भी है कि बड़ा मारूफ शेर है कि हल लका सिर्रुन इंदल्लाह बैनका अंत व बैन अल्लाह, कि क्या तेरे पास कोई ऐसा राज है जो तेरे और अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई और ना जानता हो। क्या बात है, क्या हल्ला का बात है, सदका, क्या तेरे पास कोई आह, ऐसा सदका है हाय हाय कि हाय। जो तूने किया है और वो तेरे और किसी अल्लाह को के अलावा पता कोई नहीं नहीं जानता। है तेरे और अल्लाह के तो दरमियान। कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए एक इंसान के लिए कि वो उसके और अल्लाह के दरमियान हो। और हम कहते हैं ठीक है, जो लोग करते हैं वो करते होंगे, हम किसी की नेकी के ऊपर या किसी की नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर, उसको इस तरह से ग्लैमराइज करके वो नहीं करना। ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी इंटेंशन नेक है कि उससे लोगों को तरगीब होती है, तो फाइन, उसमें किया जा सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन असल चीज़ है कि चले दूसरों को तो तरगीब हो गई, हाँ, लेकिन हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले जिन 3 लोगों को जहन्नम में डालेंगे ना, जिनसे जहन्नम की आग का शोला चलाया जाएगा, वो 3 लोग होंगे। एंड यू विल अमेज़ कि वो 3 लोग कौन होंगे? शायद लगता है शायद कोई बहुत बड़ा गुनहगार होगा, मैं नहीं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुजाहिद होगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा नमाज़ी होगा, तीसरे लेवल पे ऊपर जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला की राह में सदका करने वाला होगा। ये पहले 3 लोग होंगे जिनको सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा, और इनसे जहन्नम की आग का शोला चलेगा। तो जब मुजाहिद को डाला जाएगा जहन्नम के अंदर, तो अल्लाह ताला वो कहेगा, अल्लाह ताला मैं तो मुजाहिद, मैंने तो अपनी जान कुर्बान कर दी तेरे रास्ते में, जान से बढ़ के क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तूने अपनी जान इसलिए कुर्बान की कि लोग कहें कि यार क्या कमाल का लड़ाका था, हम्म, कितना बड़ा जो है ना वो शोबाजी, शोबाजी, गाज़ी था। शोबाजी। तो तूने कहा और लोगों ने कह दिया, जो लोगों तुझे के लिए चाहिए था किया, मैंने दुनिया में दे दिया। जान मेरे तो पास दे दी कुछ नहीं लेकिन है। रब के लिए नहीं, इंटेंशन बीच में पॉपुलैरिटी हाँ, आ गई ना, फेम आ गई मेरे लोगों लिए के कुछ आगे। नहीं है। नमाज़ी आके कहेगा कि हाँ, अल्लाह मैं तो सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहा। तो कहेंगे हाँ, तूने नमाज़ें तो पढ़ी, लेकिन इसलिए पढ़ी कि लोग कहें कि बहुत बड़ा नमाज़ी है। तो लोगों ने कह दिया, जो था जो तुझे चाहिए था वो मैंने तुझे दे दिया, आज मेरे पास कोई जगह नहीं है। और इसी तरह वाह, आएगा जो सदका करने वाला, इतना सदका करता होगा कि लोग मिसालें वाह, देते होंगे। तो अल्लाह फरमाएंगे कि तुझे जो चाहिए था ना दुनिया में, लोगों ने कह दिया कि यार क्या कमाल का सखी है, वाह, आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो मुझे जो है ना वाह, वाह, वो मुझे सोचना है कि वाह, वाह, कहीं वाह। जो है ना वो कहीं ऐसा नहीं हो कि देखिए उससे कि बढ़ के सारा रिवॉर्ड लोगों की वाह वाह में मिल जाए, वाह वाह में मिल और जाए, जो असल जहां जरूरत पड़े जहाँ जरूरत पड़े तो वहां पर वो वहां चीज पे खाली दामन वहाँ हो जाए। वहाँ ओए पर। होए होए। आखिरी कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें? आखिरी पैगाम मैं यही देना चाहूँगा जो हमारी यूथ है, उनको कि एक तो है कि अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी को अल्लाह के साथ जोड़ें। ज़िंदगी में कोई भी काम है ना, उसको अल्लाह के साथ कर लें। बड़ी, बड़ी। आप स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें प्रायोरिटी अल्लाह को ले आएँ। वाह,
आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रायोरिटी अल्लाह को ले है। वाह आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रायोरिटी अल्लाह को ले है। वाह अल्लाह ताला को प्रायोरिटी लेके चलें, एंड उससे आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी भी आएगी, और बेशक उससे ये जितने हमारे माशरे के अंदर ये जो जितनी बदनामी है ना, हमारी सारी खत्म हो जाएगी, और क्या फ़ायदा मुझे ही होगा क्या बात कि एक स्टूडेंट जब अपनी स्टडीज़ में अल्लाह को ले आएगा, तो वो फिर उसके अंदर जब रिसर्च करेगा तो कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। अभी हम्म रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें दुनिया में सबसे हल्की रिसर्च और कॉपी पेस्ट करने वालों में पहले दूसरे नंबर पे हम पाकिस्तानी हैं। तो अगर एक बंदा अच्छी रिसर्च करेगा, दुनिया को अच्छा सॉल्यूशन देगा, तो क्या नाम होगा? फुल्ला किसका किसका बेटा है? किस कौम का बंदा है? किस काम का किस बंदा किस किस मुल्क का है? तो आप उसमें अल्लाह को लेके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी प्रायोरिटी अल्लाह को लेके है। कोई भी काम करे ज़िंदगी के अंदर, एक बड़ी बात मुसलमान बड़ी बात की इब्तिदा भी अल्लाह से ही हाँ है, हाँ हाँ और इंतहा भी अल्लाह से ही है। जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को पा लिया, बाकी सब कुछ नुकसान में चला गया, तो वो सक्सेसफुल है। बेशक और जिसने बाकी सब कुछ, शायद बड़ी-बड़ी हाँ गाड़ियाँ, हाँ बड़े-बड़े पैसे, बड़े-बड़े बेशक बैंक बैलेंस बेशक कमा लिए, लेकिन बेशक अगर अल्लाह गँवा लिया ना, तो ओए उससे हो बड़ा कोई नुकसानदेह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं है थैंक यू वेरी मच इट आई थिंक सो वाज हमें डिजिटल के ऊपर एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, उस पे भी वो ये डिजिटल की बातें इतनी रह गई हैं कि हकीकतन हुँ, एक और पॉडकास्ट इस पे करेंगे जी। बट आज जो रिलीजियस बातें थी मैं उनमें इतना ज्यादा कैरिड अवे था टू बी वेरी ऑनेस्ट और इतना मजा आ रहा था मुझे बात करके कि मुझे लगा कि डिजिटल पे ज्यादा बात करनी ही नहीं है करनी बस है। लेकिन वो बातें ऐसी नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल। इसके ऊपर एक नशिस्त और भी लगाएंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त डेफ़िनिटली। निकाला तमाम ऑडियंस ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल था बहुत सारे वेज में और मुझे लगता है कि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा ख़ास तौर पे ये जो बात है कि कोशिश करें कि आपने अल्लाह नहीं गंवाने बाकी कुछ भी चला जाए कोई नहीं है रोज़े महशर जो है आप कामयाब होंगे और आप ही जीते हुए होंगे अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे जो अल्लाह का दिया हुआ गाइडेंस है उस पे अगर चलेंगे तो आप इधर भी सुरखरू हैं और आप इंशाल्लाह रोज़े महशर भी सुरखरू हैं बाकी कोई कोताहियाँ गलतियाँ सब इंसानों से होती हैं उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपने रब से और बहुत सारे मामलात हैं जो अकेले अपने रब से ही डिस्कस करने चाहिए। लोगों के सामने मत करें, अपना अपने रब के मामलात जो हैं वो उधर तक ही रखें और बेहतरीन ज़रिया जो है वो नमाज़ है। उसमें जो दिल में आए करें, सजदे में, सजदे शुक्र के दौरान या उसके बाद अपने रब से माँगें और यकीनन बेशक अल्लाह जो है वो आपकी हर चीज़ सुनता है। अगर उस वक़्त नहीं भी देते, तो यकीनन आपकी कोई ना कोई बेहतरी होती है उसमें। अगले पॉडकास्ट में एक और मेहमान के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने